हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर एंड वेलकम बैक इन दिस सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिएगा, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इन्वर्स निकालना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, ये सब पढ़ चुके थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। तो कुछ प्रॉपर्टी आज करने वाले हैं, और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी। और उससे पहले ना थोड़े से जो आपको सिमेट्रिक में ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए थे, तो उसको कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था। प्रूव दैट अ मैट्रिक्स which is symmetric and askew symmetric both, comma be a zero matrix, एक जीरो मैट्रिक्स होता है बच्चा, देखिएगा, है ना, एक जीरो मैट्रिक्स होता है। देखिएगा, ये आपका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखना बहुत आसान है। आपको कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो उसके बारे में बताया गया बच्चा कि दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू भी। बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो इसको। तो देखो, हम मान लेंगे मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कि वो बताया गया है कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। ठीक है बच्चा, तो ये गिवन है, ये आपको गिवन है, तो प्रूव करना हम लिख दे रहे हैं। गिवन क्या है कि लेट ए बी अ, पहले मान लेते हैं को मैट्रिक्स, है ना। लेट अ बी अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्यू दोनों है तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं बच्चा। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमने मान लिया। और इसको बताया है, क्वेश्चन में बताया है, गिवन है कि वो मैट्रिक्स को बोल दिया है कि सिमेट्रिक है। गिवन है कि ए क्या है बच्चा, ए इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन ऐसा बता दिया हमको कि जो कोई भी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है। तो अब इस सिमेट्रिक है तो यहाँ से हमें क्या फायदा मिल गया कि सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर रहा होगा। और एंड ए को क्या बोला है, इज आल्सो अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अस्क्यू सिमेट्रिक भी कह दिया बच्चा। इसी मैट्रिक्स को क्या बोला है, सेमी मैट्रिक्स को अस्क्यू भी बोला है। अस्क्यू बोला है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से कर लेते हैं बच्चा, इसको आपको इम्पोर्टेंट है ये, और ये मार्क कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यहाँ से आप करो, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, झूठ मूठ का, इसको 2 कर लेते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से क्या करना है, 1 और 2 से देखते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या दिखेगा, LHS LHS बराबर हो गया बच्चा, नहीं हो गया, डैश डैश है ना दोनों में, तो RHS बराबर होंगे। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस ए को इधर ले आना बच्चा, तो ए प्लस ए हो जाएगा बराबर जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, और क्या मिलेगा, 2a मिल जाएगा बच्चा ऐड होकर जीरो मैट्रिक्स। तो ए बराबर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। ए साबित हो चुका कि ये एक्चुअली क्या है, जीरो मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है। तो ये जो माने थे वो साबित हो चुका है कि जीरो मैट्रिक्स है। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स दो सिमेट्रिक और उसके दोनों हो, वो तभी पॉसिबल है जो वो जीरो मैट्रिक्स हो। तो प्रूफ हो चुका है कि वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है ना। आपको देखो एग्जांपल समझाते हैं कि जीरो मैट्रिक्स मान लो ये बच्चा, तो सिमेट्रिक कैसे है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इसके डायगोनल को, है ना, इसको मोड़ने पर ओवरलैप कर जाना चाहिए, मतलब यहाँ सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक हो गया। अस्क्यू कैसे, अस्क्यू में देखो, है ना, कंडीशन क्या होता है कि सर प्रिंसिपल डायगोनल में ऑल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और बाकी ये अपोजिट के साइन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो जीरो का कोई तो साइन ही नहीं होता है, तो ये तो, है ना, सेम हो गया। फिर क्लियर बच्चा, इसमें माइनस लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों को लाइक कर रहा है ना कंडीशन, तो इसीलिए जीरो मैट्रिक्स है ना। क्लियर बच्चा,
जीरो मैट्रिक्स है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चा आगे फिर। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, देखिएगा आगे। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी, अब देखते हैं बच्चा इसमें है ना, इसमें और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं एडजॉइंट का प्रॉपर्टी, ये सब देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये इसमें सिमेट्रिक एसक्यू में मिसिंग हो गया था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, इफ ए इज अ सिमेट्रिक एंड बी इज अ askew symmetric, then ए डैश बी कौन सा मैट्रिक्स होगा, है ना। ये पूछेगा सिमेट्रिक होगा कि अस्क्यू होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, कि सही दिए हैं कि सही दे दिए हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चा, ठीक है। इक्वेशन में ऐसा करो कि डैश हटा देते हैं, ये डैश करते हैं, हटा देते हैं बच्चा, ठीक है। ये आपका ए बी ही रहने देते हैं, ए बी के बारे में पूछेगा तो क्या बनेगा, है ना। नहीं बच्चा, गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना। हाँ बच्चा देखना मिल गया, ठीक है। ए को हटा देते हैं इस क्वेश्चन में से, इफ कर लेते हैं, देखना बच्चा इसमें कर लेते हैं बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, देन आपको ए डैश बी ए के बारे में पता करना है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू है, ठीक है बच्चा, सिमेट्रिक है कि स्क्यू है। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये आपको पता करना है बच्चा, चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा फटाफट इसमें आंसर करते हैं फिर इसका। आपको जिस मैट्रिक्स का आपको शिकायत है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर पता करना हो कि सिमेट्रिक है या स्क्यू है, तो जिस मैट्रिक्स को चेक करना उसको हम लोग चलते हैं ट्रांसपोज। उसको क्या लेकर चलेंगे बच्चा, ट्रांसपोज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लेकर चलने वाले हैं ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 9, है ना, हम लोग लेकर चलेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेकर चल रहा है बच्चा, तो देखो ये रिवर्सल लॉ लगेगा पीछे से, है ना, बाइक से ट्रांसपोज सब पे कूदेगा, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी होता है, फार्मूला रिवर्सल लॉ होता है ना, रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्सल लॉ यानी उल्टा, है ना, फार्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश, और यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बच्चा, बताओ, है ना। अब बताना बी डैश के जगह पे क्या रख सकते हो बच्चा, बताओ। बी को बोला एस क्यू, तो यहाँ से बता बी को एस क्यू बोल दिया था, तो हम पहले से पता था, इक्वेशन में मार्क कर सकते हो, जो गिवन है पहले ही लिख देना, नहीं तो बाद में भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो बी को बोला था क्या बच्चा, क्वेश्चन में बोला था कि बी इज अस्क्यू, अस्क्यू सिमेट्रिक है बच्चा, अस्क्यू सिमेट्रिक है। अब अस्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर माइनस बी, वो कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है, बी डैश बराबर माइनस बी हो जाएगा, ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर होंगे। फिर उसके बाद 9 लिखकर चलेंगे ये। अब उसके बाद देखो है ना, बी डैश की जगह पे हम यहाँ पर चिपका सकते हैं क्या बच्चा, माइनस बी, और कांस्टेंट को तो बाहर माइनस को आगे लिख सकते हैं, ऐसे ए डैश बी और ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम फिर पता क्या करते थे, जब थोड़ा सा है ना सिंप्लीफाई करने के बाद क्या देखते थे बच्चा, कि ये जो जिसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उसके जैसा शकल मिला कि नहीं मिला, है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिसका ये इसका है ना शकल मिला कि नहीं मिला, अब मिला तो सर है ना सेम तो मिल गया, बट अपोजिट साइन के साथ आया है। तो अगर अपोजिट साइन के साथ आए यानी नेगेटिव के साथ है तो क्या होता था बताओ जरा, अस्क्यू होता था, याद आ गया ना, डिट्टो देखो आ चुका है। तो ये नेगेटिव के साथ है इसलिए हम बोल देंगे कि ए डैश बी ए है ना इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ, या जो भी जांचना हो या प्रूफ करना हो तो ये आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, या जो भी आंसर करना है ये आंसर हो गया, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक, कोई दिक्कत है बच्चा? तो ये सिमेट्रिक एसक्यू वाला पता करना बहुत आसान है, कुछ भी रहे है ना, तो बस ट्रांसपोज लेकर बढ़ जाओ आगे, सिंपल काम है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चा आगे, प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। देखिएगा, तो इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लो कि इसमें ट्रांसपोज से मिलता जुलता लगेगा, ये देखो ए बी का अगर -1 निकालना हो तो इस सबसे भी यही प्रॉपर्टी है, तो इसमें रिवर्सल ला इसमें भी लगता है, ठीक है, इसमें उल्टा होता है, रिवर्सल लॉ इसमें भी लगता है, रिवर्सल लॉ होता है, ठीक है, यानी उल्टा लगता है, ठीक है। अगर ये 2 3 पे कर ले, डी तक कर ले तो भी वही काम होगा, पावर -1 है तो डी माइनस सी -1, बी -1 और ए -1, राइट, क्लियर है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, सेम ही प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर डबल इनवर्स लोगे, जैसे में ट्रांसपोज डबल लेते थे तो कैंसिल आउट हो जाता था, उसी तरह से है ना, इसमें भी हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी बच्चा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिएगा है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, देखिएगा कि इसमें तो जोड़ घटाव में होता नहीं है, गुना में हो गया, ये हो गया, और उसके बाद है ना, देखिएगा अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें 2 है तो उसके अगर ओवरऑल इन्वर्स ले रहे हो आप, ठीक है तो 2 पे भी इन्वर्स होगा और ए पे भी होगा, है ना। इस इन्वर्स में देखो जब ट्रांसपोज करते थे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कांस्टेंट का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी इन्वर्स दोनों पे आएगा, तो ठीक है, तो इसका मतलब इन्वर्स आएगा तो 1/2 हो जाएगा और ये इन्वर्स रह जाएगा, हो जाएगा बच्चा। तो ये हम सिर्फ ये 2 के लिए नहीं करेंगे, सबके लिए करेंगे, कोई नॉन जीरो स्केलर है के गुना है ए से, तो ओवरऑल इन्वर्स क्या होगा बच्चा, के का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, तो इसको लिख सकते हो 1/के और ए इन्वर्स। के क्या नॉन जीरो स्केलर है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नॉन जीरो स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो स्केलर जीरो के अलावा, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट इसका हो जाता है ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज से इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, इंटरचेंज करा सकते हो ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज पहले ले लीजिए और इन्वर्स बाद में कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्वर्स का नेचुरल नंबर से भी रिप्लेसमेंट होता है, यानी इंटरचेंज करा सकते हो, नेचुरल नंबर कर लीजिए पहले और पावर -1 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा। ये ये कहानी बनता है इसमें, ठीक है। और देखिएगा प्रॉपर्टी इन्वर्स का कि अगर अगर ए इन्वर्स हो या तो ए इन्वर्स इंटू ए हो, यानी क्या है कि अगर सेमी मैट्रिक्स है बट एक पे ही कोई दोनों पे एक पे ही इन्वर्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर में ये रहेगा वही ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो गया बच्चा, और इसके साथ है ना इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स में अगर आई से गुना करोगे तो ए इन्वर्स तो एक तरह का मैट्रिक्स होता है, तो आई से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ए इन्वर्स ही रह जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होना जरूरी है, और इसमें अलग से मार्क कर लेना एक दो ठो प्रॉपर्टी बच्चा,
अच्छा आई का इन्वर्स कितनों पावर कर लोगे बच्चा, पावर -1 भी कर लोगे तो आई ही होगा। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होंगे, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनों पावर कर लो, नेचुरल नंबर भी पावर कर दोगे तो आई ही होता है, ठीक है। ए नेचुरल नंबर है और ए आई का डिटरमिनेंट भी 1 होता है। तो ये छोटी छोटी बात पता होना चाहिए। चलिए अलग से लिखवा दिए 2-3 ठो प्रॉपर्टी, उसको भी मार्क कर लीजिएगा अलग से। इन्वर्स वाला तो हो गया, ये अलग से था, इन्वर्स नहीं था, लेकिन इसके साथ मार्क कर लीजिएगा। देखिएगा तो क्लियर हो गया। बस फार्मूले आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो इन्वर्स आपको हो गया खत्म, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चा। तो सबसे पहले इसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का फार्मूला आता है इसका, है ना। या तो एडजॉइंट को पहले लिख लो और a को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में। तो गुना करके आता है डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का ये रहता है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बच्चा। तो ये आपको पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, दोनों तरफ ये पहला प्रॉपर्टी, दोनों तरफ मोड अब लेते हैं कुछ नया फार्मूला निकालने के लिए। दोनों तरफ लेते हैं मोड, ठीक है। दोनों मतलब डिटरमिनेंट लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। दोनों किसी में एक ही में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उधर भी मोड लग मतलब डिटरमिनेंट लग जाएगा बच्चा, है ना। ये दोनों को बराबर में लेके चले हैं, ठीक है। किसी भी, ये दोनों तो एक ही है ना, दोनों में से किसी को उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों पहले से बराबर था, दोनों में क्या कर लिया, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिए। अब देखो क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी बहुत, हाँ देखो मिसिंग हो गया था प्रॉपर्टी, मेंशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिसिंग हो गया था, उसको आप मार्क कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, देखो अभी मार्क कर लेना कि पहला कि अगर दो मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये दोनों क्या है बच्चा, मार्क कर लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, दोनों पे डिटरमिनेंट इंडिविजुअल कर सकते हो और गुना में ही रहेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट कर सकते हो, ऐसा प्रॉपर्टी अलाउ करता है। एक और कि अगर ए पे इन्वर्स है अंदर और उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, एक बट्टा में आ जाएगा डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिटरमिनेंट यानी ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और है ना, जो बहुत ज़्यादा आते हैं हम लोग को ईच, है ना, उसको बार बार मेंशन करवाते हैं। देखिएगा हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो इसको तो भूलना गुनाह है। देखिएगा जो हम लिख रहे हैं कि अगर कोई का स्केलर है और ये गुना है, अगर डिटरमिनेंट से बाहर करना चाहते हैं इस स्केलर को, तो इसका अगर ऑर्डर nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो n पावर करके निकालते हैं ना, n पावर करके निकालते हैं। इसको तो भूलना गुनाह है बच्चा, तो भूल नहीं सकते इसको आप, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिएगा क्लियर है। अच्छा बताना डिटरमिनेंट क्या देता है बच्चा, डिटरमिनेंट जो देता है एक स्केलर वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या देता है बच्चा, एक स्केलर वैल्यू होता है, एक स्केलर वैल्यू होता है ये स्केलर वैल्यू होता है, क्लियर है। अब देखना यहाँ पर एडजॉइंट भी आपको सिखाए थे कि एडजॉइंट भी एट द एंड निकल कर एक मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स आता है। अगर इसको बी मान लोगे, एक मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बी मिला होगा तो ए भी जरा ऐसा दिख रहा होगा, तो इसमें हम क्या ऐसा नहीं लगा सकते बच्चा, यहाँ से हम बढ़ नहीं सकता आगे कि सर ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही, एडजॉइंट का ए का अगर एडजॉइंट निकालो तो सेम ही ऑर्डर कराएगा, तो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा, अलग डिटरमिनेंट दोनों में लग गया। और इसमें देखो कांस्टेंट को अगर बाहर करेंगे, अगर ये ए को मारे nth ऑर्डर का, तो n इस पे पार हो जाएगा बच्चा। n अगर ए को मान ले रहे हैं कि nth ऑर्डर का, हम यूनिवर्सल मान लेते हैं भेयर करके सबके लिए, जहाँ जहाँ ए यूज करेंगे उसको मान लेते हैं कि n/n ऑर्डर का है, यानी nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है पूरे फार्मूले में, ठीक है। एक ही बार मेंशन करती है,
ठीक है। तो एन ऑर्डर का ए इस पे पावर एन होकर बाहर निकलेगा और आई रह जाएगा। प्रॉपर्टी बताया ना, कांस्टेंट पर एन जो ऑर्डर है जितने ऑर्डर का उतना पावर हो जाएगा। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चा ए डिटरमिनेंट बच गया और ए एडजॉइंट ऑफ ए रह गया अंदर, उसका डिटरमिनेंट बराबर इसका पावर एन रह गया ना बच्चा। आई तो 1 हो गया खत्म। आई देखो कुछ नहीं, ये देखो बटन चला जाएगा बच्चा, ये कांस्टेंट है ना ये डिटरमिनेंट। तो यहाँ से आप बताना क्या आ जाएगा, ए इंटू, है ना, ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, जरा बताना। तो यहाँ से दो फार्मूले पहले बनाना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकाल गया तो निकाल ही देते हैं, देखना। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बच गया बच्चा यहाँ पे। और ये देखना ए का पावर इतना एन है, ये बेटा में डिटरमिनेंट चला जाएगा, तो इसको कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो बेस से होने पावर घट जाएगा बच्चा, इसको लिख सकते हो n-1। नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ से ओवरऑल हमें मिला क्या रिजल्ट, कि सर डिटरमिनेंट यहाँ से निकल के आ गया सर, ए का जो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो निकल के आ गया सर, इसका पावर n-1 आ गया। क्लियर है। इससे पहले ही यहीं पे थोड़ा सा अगर इसको गाड़ी थोड़ा सा बढ़ाएं यहाँ पे, तो इसको जब यहीं पर हम निकाल लेते थोड़े से, तो ये अगर कितना आता बताओ जरा, एन पार होता और डिटरमिनेंट आई मिलता, तो इसको तो 1 हो गया बच्चा, इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो खत्म। तो इसका मतलब इतना का वैल्यू इतना भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एक फार्मूला और मिल रहा था, एक फार्मूला यहाँ से ये भी मेंशन करना, ठीक है। और इसके पहले एक फार्मूला और मिल पा रहा था हम लोग को, इसी में यहीं पे मिल रहा था एक फार्मूला और, ठीक है, जो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए का पावर एन, है ना, ये मिल रहा था यहीं पे। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहीं पे, देखिएगा। तो दो फार्मूले मिल गए यहाँ से दो फार्मूले मिल गए, इसको मिटा देते हैं। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ से आपको दो फार्मूले मिल गए। क्लियर है। आप देखो इसको समझना कैसे है, देखो दोनों फर्क क्या बच्चा, इसमें फार्मूले में इसमें क्या फर्क है। इसमें देखो पहले से ना एन इंसर्टेड था, देखो एन इंसर्ट किया हुआ है ना, ए अगर बाहर, अब इसमें क्या ए को बाहर कर लिया गया, देखो हटा हुआ है। तो अगर एक बाहर इंसान हो गया तो एक पावर माइनस कर लेंगे, इसमें देखो ए को भगा दिया गया, इसमें सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए है ना। इसमें क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं बताओ। इसमें एक इंसान बाहर हो गया तो इधर घट गया एक, देखो यहाँ पर घट गया, इसमें दोनों है तो इसलिए डायरेक्ट पावर एन है। तो याद रख लीजिएगा डायरेक्ट फार्मूला इसको, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। निकला उसी से लेकिन डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखना बच्चा इसमें, है ना, कहानी बनेगा क्या, थोड़े से और देखिएगा इसमें। अब एक फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है बच्चा। इसका फार्मूला होता है, एक प्रॉपर्टी अलग से फार्मूला है, दो ये लोग एडजॉइंट आए हैं, एडजॉइंट ए का जो निकाल के मैट्रिक्स आया होगा फिर से उसका एडजॉइंट निकाला, तो इसका जो रिजल्ट होता है एडजॉइंट मतलब ए का डिटरमिनेंट उसका पावर n-2 कर लेना बच्चा, आई इंटू ए मैट्रिक्स, ये फार्मूला होता है। इसका क्या होता है बच्चा, फार्मूला होती है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। इसके मदद से देखो एक और फार्मूला हम लोग निकालते हैं, देखिएगा, देखिएगा एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं। अब इसको दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट है ना लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा, डिटरमिनेंट लेंगे। देखिएगा दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लेंगे, देखिएगा। अब देखो बच्चा दोनों तरफ हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट, तो क्या मिलेगा, इधर भी डिटरमिनेंट लगा लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो इधर डिटरमिनेंट अप्लाई कर दोगे n-2, अब ये रहेगा। तो ये तो स्केलर है बच्चा, डिटरमिनेंट है ना, उसका पावर कुछ भी, तो पूरे तो स्केलर है तो बाहर आ जाएंगे, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये सही रहने देंगे। क्लियर है। और यहाँ पे यहाँ क्या स्केलर बाहर आएगा, अब स्केलर बाहर तो आएगा, साथ में इस पे पावर भी तो होगा, जो पावर ये जो बगल जिसके बगल से निकाल रहे हो उसके ऑर्डर इसके माथे पे बैठता है, जिसके बगल से आप निकाल रहे हो मैट्रिक्स का, है ना। तो इसका पावर nth ऑर्डर का था, n पावर होगा,
एन क्या कर लेना आपको पावर में, तो बच जाएगा अंदर क्या, एक सिर्फ मैट्रिक्स बच जाएगा। अब देखना क्या होगा बच्चा, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इधर रहने देते हैं, इसको सिर्फ बढ़ाते हैं आगे, तो पार पार गुना हो जाएगा, एक का पावर है ना, एन एन कितना हो जाएगा बच्चा, एन से गुना कर दो तो एन स्क्वायर, अब माइनस 2n बन जाएगा बच्चा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या बच्चा, इतना का पार 1 है कि नहीं बच्चा, कुछ नहीं, तो अब बेस से में तो पार जुड़ जाएगा बच्चा, तो एन स्क्वायर माइनस 2n और +1, अब देख लो कहीं ना कहीं फार्मूला बन रहा है बच्चा, क्या बन रहा है सर, n-1 का होल स्क्वायर है सर, n-1 का क्या है बच्चा, होल स्क्वायर है। तब रिजल्ट देखो क्या, ओवरऑल फार्मूला आपको क्या मिल चुका है, ओवरऑल फार्मूला यहाँ पर पता है क्या मिल चुका है, इसका जो रिजल्ट मिल चुका है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए इतना आ चुका है, n-1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आपको क्या सीख मिला, ये क्या सिखाना चाह रहे हैं, फार्मूला आपको याद रखना है बच्चा, आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, अच्छा ये फार्मूले आपको सिखा क्या रहा है, देखिएगा थोड़ा सा, तो डबल एडजॉइंट है बच्चा, ए का 2 टाइम्स एडजॉइंट है, उसके बाद डिटरमिनेंट है, तो देखिएगा इसमें दिख रहा है क्या कि सर डिटरमिनेंट ऑफ पावर n-1 है, अब 2 टाइम्स है ना, ये 2 बार आया इसलिए पावर 2 है, ठीक है। अगर 1 एक ही बार एडजॉइंट आता तो पावर 1 होना चाहिए इस हिसाब से, तो देख लो इसका एक ही बार, जब एक को एक बार एडजॉइंट किए थे तो ये इतना का n-1 का पावर 1 रहा होगा, देखो एक बार जब एडजॉइंट हुआ था, देखो ये है ना यहाँ पे, देखो है ना, एक ही बार जब एडजॉइंट हुआ तो n-1 का पावर कितना होगा, 1 लिखो या ना लिखो पावर कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो ये वेरीफाई करता है इस चीज को, इसका मतलब सर अगर 3 बार रहा होगा तो 3 पावर बनेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो आप, ठीक है। तो वही आप जनरलाइजेशन देखो कर लेते हैं, यहाँ से जनरलाइजेशन इसको कर लेते हैं, जनरलाइजेशन ये भी आप लिख लेना कि अगर कल को 3 टाइम्स क्या n टाइम्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ये एडजॉइंट है ना बहुत बार रहे, है ना ये, ठीक है, n टाइम्स कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, n टाइम्स से रहता है एडजॉइंट, ठीक है, n टाइम्स कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ है, ठीक है, ये टोटल कितने हैं बच्चा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक बात जो कर लेते हैं, इतना जो है आपका, ये n टाइम्स है बच्चा, ये कितने टाइम्स है, m टाइम n तो ऑर्डर है माना हुआ, m टाइम्स कर लेते हैं, कितना टाइम्स, m टाइम्स, m बार रिपीट हुआ है यहाँ तक a का, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिटरमिनेंट a n-1 का पावर m बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा बताओ, जितना वो रिपीट होगा एडजॉइंट उतना ही पावर बनेगा n-1 का, इस बात को आप याद रख लेना, बहुत सिंपल याद रहेगा। अब आते हैं इस पे थोड़ा सा और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, इसमें उसके बाद आते हैं मज़ेदार चीज़, देखिएगा बच्चा, इसके बाद आपको क्या है प्रॉपर्टी, एक आध दो ठो और बेसिक प्रॉपर्टी के सर ए भी रहेगा, अब इसको इंडिविजुअल एडजॉइंट के टर्म में लिखना चाहते हो तो ए एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट बी को पहले लिखना पड़ेगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडजॉइंट अगर कोई मैट्रिक्स का है और ओवरऑल आप निकालना चाहते हो इसका ट्रांसपोज इन डैश, तो अंदर को पहले अगर मन होता कि पहले ही ट्रांसपोज कर लेते उसके बाद एडजॉइंट निकालते तो भी वैल्यू बराबर आएगा, तो भी वैल्यू क्या आएगा बच्चा, बराबर ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें कोई बच्चे किया है क्या, मेरे हिसाब से हाँ, एक और बच गया, एडजॉइंट अगर कोई स्केलर है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है देखना बच्चा, है ना, ये अगर, हाँ ना ये इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, अगर एडजॉइंट है, अगर कोई के कोई स्केलर है 2 3 4 ऐसा है ना, के कोई नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है जैसे 2 3 4 ऐसा, अब हम चाह रहे हैं ना कि मेरा ऐसा जरूरत पड़ गया कि हमें जरूरत पड़ गया सर इसको खींच के बाहर करना है, यानी कंप्लीट एडजॉइंट ए के फॉर्म में हमको लाना है, ऐसा आपको जरूरत पड़ जाता है तो इसको तो बाहर कर लो, खींच के बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना ऑर्डर जिसके बगल से निकाले हो उसको ऑर्डर में एक घटा के निकालना है, क्योंकि हम तो एक ऑर्डर मान चुके हैं पहले, है ना, nth ऑर्डर का है, n-1 करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, बाकी आई जी टी लिख दो एडजॉइंट है,
क्योंकि ये जब बाहर आ जाएगा तो एडजॉइंट ए बचेगा ना, बस ठीक है। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, स्मॉल के लिखिएगा, कंप्लीट हो गया। तो यही है, ये वीवीआई बच्चा पूरे में ना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये देखो सबसे ज़्यादा अगर वीवीआई जो बताते रहे, बाकी सब वीवीआई है, सब वीवीआई टोटल वीवीआई है, लेकिन अगर ये आप भूल, ये ऐसे हैं कि इसको आप भूलना गुनाह है, इसको आप भूल नहीं सकते हो। और बता रहे इसको भी आप देखो, इसमें किसको किसको नहीं भूल सकते हो, देखना मार्क करते रहे। ये जो डब्बा लगा रखे हैं ना, ये डब्बा लगा रहे हैं, इसको भूलना गुनाह है, ठीक है। आप ये बिना डब्बा वाला जो ये ऊपर सब मेन लिखा हो, वो भी लिखा हो, वो भी मेन है, ठीक है, उसका भी बहुत काम आता है। ये जो डब्बा लगा हुआ, एक और डब्बा लगा लेते हैं, ये भी एक फार्मूला है बच्चा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो डब्बा लगे हुए हैं ना, ऐसे और भी इम्पोर्टेंट है, बाकी तो प्रूफ है, इसमें तो इतना ही है। बाकी ये डब्बा वाला इम्पोर्टेंट है, सबके सभी सब भूल नहीं सकते हो, इसमें तो इतना ही प्रॉपर्टी बताएं। और ये यहाँ पर ये फार्मूला है, ठीक है, इसका जनरलाइजेशन, ये भी ये फार्मूला है, ये सब भूल नहीं सकते, टोटल ही इम्पोर्टेंट है। ये है ना, ये यहाँ से ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई भी आप भूल नहीं सकते हो, है ना। आप सबको याद रखना अच्छे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी। सर इसका फ़ायदा ज़रा बता दो तब ना, ठीक है। तो बिना फ़ायदे के तो है ना याद रख नहीं पाओगे आप। देखो फ़ायदे अब सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन करेगा क्या कि बोल देगा सर इफ़ ए का कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट, ऐसा चलो पहले कर लेते हैं। पहले ए कह देगा, ए कोई मैट्रिक्स दे दिया 3/3 का, सच दैट, या एंड आप बोल देगा इसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल देगा बच्चा फाइंड करो वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला, आपसे बोल देगा ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ, दूसरा में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ, तीसरा एडजॉइंट है ना, 2 टाइम्स एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बताओ जरा, ऐसा है ना। चलो 3 ही क्वेश्चन करते हैं और एक और कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन 2a कर लेगा इसका। चलो आपको लगा दिया है तगड़े, है ना चीज़। देखिएगा ये सीख लीजिएगा ना, बहुत फायदे मिलेंगे। देखिएगा इसको हम 2 तरीके से आपको सिखाएंगे, देखिएगा बच्चा, ठीक है, इसको 2 तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिएगा देखिएगा, आप स्टार्ट करते हैं डील करना। तो आपको इसमें क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए बच्चा कि पहली बात है कि सर ये थर्ड और 3/3 है, यानी थर्ड ऑर्डर दे दिया है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चा, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है सर, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया है और डिटरमिनेंट सर 5 दे दिया है। डिटरमिनेंट कितना दे दिया बच्चा, 5 दे दिया है, ठीक है। तो अब आपको देखो जो भी निकालना है तो हमें ना कहीं इसको इन द टर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिखना चाहोगे, तो इसके फार्मूले इन द टर्म ऑफ डिटरमिनेंट का फॉर्म में, इसका फार्मूला आप देखो, सबका फार्मूला लिखे हुए इन द टर्म ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। तो देखोगे इसका फार्मूला अगर देखोगे तो पता है क्या है, ए के साथ है ना, दोनों है साथ में, यहाँ पर एक नहीं साथ है ना, अकेले है ना एडजॉइंट ऑफ है, ये अकेले है बच्चा, है ना, अकेले था, है ना, ये दोनों में है। तो दोनों में जब दोनों वाला था तो क्या होता है, ए का पार एन होता था डायरेक्ट, है ना। जब एक इंसान निकल गया था, अकेले हो गया था, एगो अकेले हो गया था, छोड़ के चला गया था, ये चली गई थी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जब अकेले हो गया था, एक इंसान घट गया ऊपर -1, ठीक है, फार्मूला ये था। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना, 5, एन का मतलब जितना ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर, 3 - 1 तो कितना, 2, 5 का पार 2 यानी 25, और इसका देखना बच्चा डिटरमिनेंट कितना, 5, 3 हो जाएगा, एन का वैल्यू 3, 125, क्लियर है। अब आ जाओ, ये 2 टाइम्स डिटरमिनेंट है बच्चा, तो इसका फार्मूला क्या था, डिटरमिनेंट लिख लो और n - 1 का पार जितने टाइम्स है ना, n - 1 का पार लगा लो, तो n - 1
मतलब n माइनस फार्मूला पर लिख देते हैं, n 2 टाइम्स ऐसे फार्मूला था ये। डिटरमिनेंट 5 है बच्चा, n का मतलब वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 और 2 है ना, तो कितना बच गया बच्चा 5, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर है ना, मतलब 4 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चा। अब देखना ये 5 बार गुना करोगे 4 बार तब 625 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, गुना कर लेना 625 आ जाएगा। राइट है बच्चा। आप देखो एक लास्ट बच गया, इसको सीखना, ये सब तो आसान थे, बस फार्मूले से उड़ा देना फटाफट, तो मजा आ गया। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके देखो कैसे पूछा जाता है। अच्छा ये जो आपको मेहनत नहीं करवाया ना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रखा था, पता है इसी क्वेश्चन को पता क्या करता है, ये तो हम बताते हैं अलग से, पहले बता ही देते हैं। देखिएगा पता क्या करेगा, देखो क्या करेगा, यही क्वेश्चन को पूछता दूसरे तरीके से, पता है ये जो है ना डाटा, ये जो है ना, ये जो घेरा देख रहे हो, ये करता क्या जो बताते हैं, ये जो देख रहे हो घेरा, ये जो पूरे है ना, ये जो घेरा वाइट से हम कर लेते हैं, ये पूरे को इलिमिनेट करके ये पूरे को गायब कर देता है, वो डाटा नहीं देता, बाकी सब क्वेश्चन पूछता है, इसके बदले में देखो क्या देता है आपको डाटा, इसके बदले में पता है क्या करता है, सिंपल सिंपल से एक मैट्रिक्स देता, सिंपल सा आपको ऐसे, ऐसा आपको देता, कुछ भी ऐसा, ऐसा देता, कुछ भी ऐसा देता आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी देता आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको बोल देता, ऐसा कुछ भी देता मैट्रिक्स एक, ठीक है, और ऐसा देता, और आपको बोलता है इतना का वैल्यू निकालना है, पूरा वाइट वाला गायब रहता है, उसको सिंपल सा एक मैट्रिक्स देता है, तो पता है क्या क्या डाटा मिल जाता है, वो पता है कि सर इसको वैल्यू निकालने के लिए ना हमें डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जरूरी है, उसका ऑर्डर भी जरूरी है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स दिया उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी ये है ना आ सकते हैं, क्योंकि देखो ना डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए, ऑर्डर चाहिए, एन का वैल्यू और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू, दो चीज चाहिए। जैसे ही मैट्रिक्स दिया तो ऑर्डर तो हमें अपने आप पता चल गया, तो सर ये थर्ड ऑर्डर तो हमको पता चल गया इक्वेशन देने से, है ना, अगर ऐसा देता तो ऑर्डर पता चलिए। अब चाहिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो इसके मदद से आप डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, है ना, एक्सपांड करके निकाल लोगे बच्चा, 1 को पकड़ोगे ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, -10 और -18, तो -28 हो गया, फिर -2 है ना, पकड़ोगे एक्सपांड करोगे, ये कितना लिख दिया, -0 क्या लिखना, ठीक है 0 लिखना था, तो माइनस हटा दो भाई, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलो यहाँ पर देखो सेकंड के लिए बच्चा, तो 0 तो -42 आ जाएगा, है ना, माइनस क्या इतना आ गया 42, है ना, फिर +4 आता है बच्चा, ये कटता 0 -35, है ना, और इसके बाद जो कैलकुलेट करके आ जाता है आपको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप जैसे कर रहे थे, बट जब 25 दे रखा था, मतलब 5 दे रखा था, वो जो वैल्यू आता वही रहता, तो थोड़ा सा काम आपको एक्स्ट्रा करवाता, बस एक लाइन करवाता है कि आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता, यहाँ पर आपको निकाल कर दे दिया है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और बाकी सेम डाटा, और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं करेगा, जितना हम करवा दिए बेफिक्र रहो, एग्जाम में इतना ही सही आएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहो एकदम से, इतना से एकदम नहीं घुमाएगा, ठीक है, चाहे सीबीएसई बिहार बोर्ड कुछ भी हो, ठीक है। देखिएगा अब आपको बता रहे हैं, इसको बताते हैं, इसको बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, तो देखिएगा इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं सर, पहला एक तरीका है कि सर ये तो है क्या 2a, अगर a में अगर 2 से गुना करा दोगे तो एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा, 2 से ऑल एलिमेंट गुना होके, अगर इसको थोड़ा सा के लिए अगर b मान के चलो, एक b तो गुना होके b नया मैट्रिक्स बना होगा, अब एडजॉइंट लगा हुआ है इसमें, तो अब इसके बाद डिटरमिनेंट लगा हुआ है, तो देखो ना एकदम इस एडजॉइंट ए जैसा नहीं फार्मूला बन गया है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, b का पावर n-1, है ना, ये अकेले इंसान है ना एडजॉइंट के साथ, इसका भाग गया या ये भाग गई है इसके साथ वाले, तो एक पावर माइनस कर लिए, ठीक है ना। अब बताना, अब बी के जगह पे क्या है बच्चा, बताओ जरा, 2a, है ना, 2a बैठा लेते हैं, फिर रिटर्न समझाने के लिए बस लिंक कर रहे हैं आपको, तो ये बी क्या है, बी की जगह 2a था ना, 2a बैठा लेते हैं अंदर, पावर -1 है, n-1 है, ठीक है, अब बनाओ आप, तो बताना, अब बताना इसमें, अब आपको करना क्या है कि n की जगह कितना बच्चा 3, है ना, 3 था ना, तो 2a, तो 3-1 तो 2 बच जाएगा, इतना बन गया, और आपको 2a का डिटरमिनेंट का वैल्यू है, लेकिन आपको दिया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ना 5, तो आपको पहले 2 को बाहर करना पड़ेगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से बाहर करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट से कैसे करते हो बाहर बच्चा, बताओ जरा, 2 को सर बाहर तो करेंगे, पहले बात है कि सर पूरे डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर लिख लेते हैं पावर में, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट का खाली देखो, इसका डिटरमिनेंट को बार खाली अथी करो, है ना, केंद्रित करो, है ना दिमाग को, ठीक है,
तो आपको पता है अगर इसको इंडिविजुअल देखोगे 2a, तो इसको अगर हम 2 को बाहर करना चाहेंगे तो 2 को बाहर आएगा, लेकिन जहाँ से बगल से निकल रहा है, बगल वाले जो महापुरुष है ना, वो इसको ऐसे भागेगा नहीं, इसको है ना टोकरी थमाना है, ठीक है, भर के सोना चांदी दे देना है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना बच्चा, nth है ना, n ऑर्डर बैठा देना है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका सिर्फ वैल्यू ना हो गया इतना पूरे का, ठीक है, तो वही है। तो देखो एक ऑर्डर n है बच्चा, एक ऑर्डर n था ना, तो n बैठा देंगे और ये बनेगा ऐसा। अब पावर में तो पहले से स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर ऐसा, और n के जगह पर है क्या बच्चा, यहाँ पे डायरेक्ट बैठाते n के जगह, यहाँ पर ऑर्डर है ना 3, तो 3 बैठा देते हैं डायरेक्ट 3। अब स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, बाहर वाला रहेगा स्क्वायर पावर, तो बाहर वाला रहेगा, इसको डील कर दो आ जाएगा आंसर। तो पता ना पावर दोनों पे कूदेगा, ये 8 है समझो, तो 8 का स्क्वायर, ये 2 का क्यों 8 है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ए का डिटरमिनेंट का भी तो स्क्वायर लग जाएगा, इस पे भी तो स्क्वायर चमकेगा, गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना, तो इस पे भी स्क्वायर गिरेगा। अब तो कर ही लोगे बच्चा, अब आंसर क्या करोगे, 64 इंटू डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, अब इसको गुना करा लेना आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा, क्लियर है। एक तरीका और है, चलो इसको गुना भी करा दे क्या, देखो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 2 है ना, और ये देखो 6 पचे 30, और 4 दूनी 8, 38 हो गया, 38 और 2 40, 4 आ गया, और 6 दूनी 12, 4 16, 1600 आ रहा है, क्या गजब, ठीक है, 1280, 1280 है ना, और 320 है ना, ठीक आ रहा है, सही आ रहा है बच्चा, ठीक है, 1600 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया आंसर। एक तरीका और है, इसको एक तरीका और है सोल्व करने का, देखिएगा आपको क्वेश्चन था ये एडजॉइंट ऑफ 2a था ना बच्चा, तो एक तरीका और है, देखिएगा पहले इसको ना, एक तरीका और क्या है कि आपको अगर इसको देखोगे, ये एडजॉइंट से अगर डायरेक्ट आपको फार्मूले बताएं, एडजॉइंट से अगर कोई है ना अंदर के ए है ना, अभी देखिएगा बताए थे, क्योंकि बाहर करना तो जिसका बगल से निकला तो उसको पावर n-1 कर लेना, अगर nth ऑर्डर तो n-1 एक कम करके निकालना, फिर बाकी एडजेटिव रह जाएगा। अभी बताएं इसको फार्मूला, देखिएगा पीछे बताया हुआ है ना, तो ऐसा कर सकते हो, ये भी फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हो ना, चलिएगा ये भी आप दिमाग लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, चलिएगा। तो आप यहाँ पर देखो, लगाओ फटाफट, आप देखना बच्चा, लगाओ फटाफट, ठीक है। तो आप यहाँ से डिटरमिनेंट तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट का कोई चर्चा नहीं, तो डिटरमिनेंट तो रखेंगे, और 2 को बाहर करेंगे तो जिस महापुरुष के बगल से निकाल रहा है उसको बिठा के निकालेगा n-1, तो n है ना, n-1 कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर है तो 3-1 डायरेक्ट कर लेते हैं, n-1 मतलब 3-1, क्योंकि गिवन ऑर्डर है, डायरेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत है, और बाकी एज इट इज रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब ये कितना बन जाएगा, 2 2 4 बना लिया, 4 बन गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। और बताना बच्चा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर 3/3 है, तो अगर इसका एडजॉइंट अगर निकालोगे तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा बताओ जरा, ये भी सर 3/3 का ही रहेगा, क्योंकि अगर 3/3 का तो एडजॉइंट भी 3/3 का ही आता है, यह बात आपको पता है, अब सीखे भी एडजॉइंट निकालने के लिए, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक बात है बच्चा। तो बताना अगर ए इसका आपको अगर 4 को आप चाह रहे हैं कि बाहर करना, क्योंकि इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हम पढ़े हुए हैं, हम चाह रहे हैं 4 को बाहर करना, तो जिस महापुरुष से बगल से बाहर आता है उसको ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ना, इसको ऑर्डर माथे पे लेके बाहर आता है ना, क्योंकि मैट्रिक्स एडजॉइंट पे एक मैट्रिक्स होता है, तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, थर्ड ऑर्डर का है ना, ठीक है बच्चा, क्योंकि ए थर्ड ऑर्डर का था क्वेश्चन में गिवन, तो एडजॉइंट ए का भी थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड को माथा पे बाहर करेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट में कौन सा प्रॉपर्टी है, ये वाला k इंटू ए है ना, तो k का पावर n होता था, ठीक है। देखो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, ये एडजॉइंट के अंदर से k बाहर आ रहा है, और ये डिटरमिनेंट को बाहर करना, डिटरमिनेंट से बाहर करना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको एडजॉइंट के केस में था, एडजॉइंट के अंदर पैक था तो बाहर कर रहे हैं, तो n-1 हो रहा था, ये सिर्फ डिटरमिनेंट से बाहर करना कि अगर कोई बगल के मैट्रिक्स से गुना होकर बाहर हो रहा है, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट से बाहर हो रहा है, डिटरमिनेंट के अंदर से बाहर हो रहा है, इसमें क्या है एडजॉइंट के अंदर से बाहर हो रहा है, फर्क समझो, यहाँ भी दोनों सेम केस हो रहा है, सर बगल में बाहर हो रहा है कि कहाँ से, किसी मैट्रिक्स के बगल से ही बाहर हो रहा है, लेकिन फर्क है कि बगल से आ रहा है, लेकिन एक हो रहा है कि
एक हो रहा है कि सर कोई बाउंड्री नहीं है, घर नहीं है, ये घर के बाउंड्री लगा हुआ, वहां से भाग रहा है बट बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंसान था, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एडजॉइंट है, ये आपका डिटरमिनेंट है, फर्क बस यही है। वो वहां पर घेरने वाला उसको एडजॉइंट था, यहाँ पर डिटरमिनेंट है, दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर आएगा, ये इनडायरेक्ट होता था पावर, है ना, ऐसा। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, ठीक है। वहां पर एडजॉइंट से बाहर आ रहा था, यहाँ पर डिटरमिनेंट से बाहर आ रहा है। तो चलो यहाँ पर डिटरमिनेंट से बाहर करना, तो चार डायरेक्ट पार हो जाएगा, बच जाएगा अंदर एडजॉइंट ऑफ ये, ऐसा बच जाएगा बच्चा। और ये हो गया 64, 3 को 4 करके 64। इसका फॉर्मूला आपको पता है बच्चा, सिंगल एडजॉइंट है का, तो डेट एन माइनस वन का पावर वन ही होगा, एक बार आए तो पावर वन, वन लिखो या ना लिखो पावर, कोई दिक्कत नहीं है। और एन का वैल्यू डायरेक्ट चिपका देते हैं, एन कितना है, 3 है ना, थर्ड ऑर्डर का 3 माइनस वन यानी 2, तो 64। डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 गिवन था, ये बन गया 2, है ना, तो ये 25 बन गया बच्चा। 64 इंटू कितना बन गया 25, अब गुना करवाए थे अभी 1600 आया था, है ना। आंसर सेम आया कि नहीं जरा बताओ, है ना, तरीके अलग थे, है ना। अब बताओ कौन इजी लगा, लगभग दोनों में परिश्रम एक ही है, ठीक है। आप कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो बस ये हो गया, आपको प्रॉपर्टी आपका खत्म, ठीक है बच्चा। बाकी इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं, एक दो एग्जाम में आए हुए कि ये डायरेक्ट देगा 3, है ना, बी का डिटरमिनेंट आपको, ये आपको मेंशन में रहेगा कि सेम ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, पहली बात है स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी तो डिटरमिनेंट आया होगा। और ये बस बता देगा ऑर्डर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको पूछ देगा इतना, है ना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है बच्चा। तो इसका वैल्यू आपको पता है कि इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के टर्म में आप गुना में है तो कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, आपको हमने बताया है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू 3 दे रखा है, इसका वैल्यू 5 दे रखा है, 15 आंसर। बोलोगे इतना इजी पूछता है, तो बिल्कुल पूछता है। इसका फायदा देखो कैसे करेगा, एक तरीके से और क्वेश्चन में ऐसे आपके साथ गेम कैसे खेल सकता है ये देखो, है ना। आपको देखो क्या करेगा ना, एक अब ये इसको रिप्लेस करके देखो क्वेश्चन में क्या करेगा आपके साथ, है ना, धोखा करेगा, देखो कैसे। क्वेश्चन सेम ही पूछेगा, बस देखो आपके साथ धोखा कैसे होगा, देखो बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है ना, इसको जगह पे देखो ये ऐसे ना देगा ना, डायरेक्ट ऐसे करेगा। ये ए का ना आपको दे देगा बड़ा सा मैट्रिक्स दे देगा, 1 2 3 4 जो भी है, 0, है ना, चलो 7, कुछ भी है, एक और मैट्रिक्स दे देगा, सेम ऑर्डर कहीं रखेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा कर दिए और ऐसा दे दिया, 2 मैट्रिक्स दे दिया, तब वैल्यू पूछ देगा ये वाला। तो नॉर्मल बच्चे पता है क्या करता है, पहले दोनों को गुना कराता है, ए भी निकालता है, उसके बाद डिटरमिनेंट करता है, पागलपंती, ठीक है, ऐसा नहीं करना बच्चा। आपको पता है कि जैसे ही सेम ऑर्डर का है तो हमको ऐसे लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, हमको जैसे ही क्लिक आया था हम पता है कि इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बताओ उस टाइम क्या था कि पहले गुना करना था उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना था, तो गुना भारी पड़ता, उसके बाद डिटरमिनेंट और डिजिट बड़ा हो जाता है, गुना में ऐड होता है अंदर डिजिट्स, ठीक है। तो अब बड़ा डिजिट्स आ जाता है तो कम कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब आसान क्या है कि सर दोनों का बस इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकालना तो ईजी होता है। अब यहाँ से बस करना आपको क्या था कि जिसका डिटरमिनेंट निकाल लेना था और इसका आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना था, वैल्यू पटक देना था। वो यहाँ पर निकाल कर दिया है, अलग से मेहनत करवाएगा कि डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स देगा यहाँ पे और आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। तो बस ऐसे रहेगा, आप निकाल लेना यहाँ पर, ये आपको डिटरमिनेंट है ना, आप चिपका देना, कर लेना, ऐसा डायरेक्ट मैट्रिक्स दे देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चा। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, कि अगर आपको डिटरमिनेंट दे देगा मान लो 5, तो वैल्यू पूछ देगा आपसे ए इनवर्स का वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू, है ना। इसमें भी मैट्रिक्स का गेम खेल देगा कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट दिया ना ऐसे करके, ये भी क्वेश्चन आपका कि या तो डायरेक्ट इस तरह का मैट्रिक्स दे देगा और उसके बाद ये पूछ देगा, तो बच्चा लोग इन्वर्स पहले निकालता है ना, एडजॉइंट वाई डिटरमिनेंट करके, वो उतना मेहनत करेगा नहीं करना। आपको लगता है कि सिंपल, लेकिन बता जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता था, बेसिक चीज नहीं पता है, इसका जो वैल्यू इक्वल होता है वो 1 बटा डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है। तो पता है दिमाग खराब कर लेगा, पता है। अगर अभी ज्यादातर गेम खेलता है ऐसा ही मैट्रिक्स देके ताकि गलती करे बच्चा, ऐसे तो कहीं ना कहीं लगेगा चलो बट्टा में ऑप्शन से मार लेगा,
डायरेक्ट देता है तो, लेकिन गेम खेल लेता है वहाँ पे जब आपको मैट्रिक्स देगा ना वैसे पूछता है तो बच्चा पता है क्या करता है, पहले ए इन्वर्स सोचता है कि पहले निकाल लेना एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट करके पूरा लंबा प्रोसीजर है ना, उसके बाद डिटरमिनेंट करेगा, माथा खराब हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैट्रिक्स दे दे के गेम खेलता है कि ताकि आप जानबूझ के गलती करो, ऐसे ना कहीं तुक्का लगा देता है बच्चा, तुक्का सही कर लेता है, ऐसे गुना है ना गुना करा के देख लेते हैं है ना, आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन तो मार लेता है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है, तो ज्यादातर आप गेम खेलता है ना तो आपको मैट्रिक्स के ही फॉर्म में दिया करता है, वो 2 मार्क्स पूछने रहेंगे तो ठीक है, ज्यादातर केसेस में। तो ज्यादा भारी है ना बच्चा गलती करने का या तो लॉन्ग प्रोसेस करने का काम करने का काम करता है, ठीक है, जो मार खा जाता है बच्चा, है ना, उतना लंबा काम नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलो खत्म हो गया बच्चा ये। चलो अब इसके साथ ये खत्म हो गए हैं, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चा। इनवर्स का प्रॉपर्टी तो पढ़ ही लिए हम लोग, और ये पढ़ लिए एडजॉइंट का प्रॉपर्टी हम लोग खत्म कर लिए। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिएगा ये आपका एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिएगा इसके बारे में हम लोग सीखेंगे बच्चा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम सिस्टम फोड़ देंगे, देखिएगा है ना, यहाँ पे करना क्या, सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनता कैसे बताओ, कई लोगों से बनता है, ठीक है, तो इसमें लीनियर, इसमें एक टर्म पे बात करते हैं। पहली बात है सिस्टम, सिस्टम कई लोगों से बनता है। तो देखो अब ये बनाया सिस्टम किसके, तो लीनियर इक्वेशन के मदद, सिस्टम ऑफ लीनियर, किसका सिस्टम, तो लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना हो, यानी डिग्री 1 हो। लीनियर का मतलब डिग्री 1 हो, ठीक है बच्चा, डिग्री 1, डिग्री, और डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। डिग्री इज नथिंग बट ओनली मैक्सिमम पावर, ठीक है, डिग्री ना बोलो या मैक्सिमम पावर बोल दो एक ही है, तो इसका डिग्री 1 होना चाहिए, तो उसी को लीनियर बोलते हैं। लीनियर का मतलब जहाँ जो इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है, उसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अभी अभी टू है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, और ये लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, हम 2 वेरिएबल वाला देखना है हम लोग को। कितने वाला देखना है, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल्स पे पावर कितना रहेंगे, मैक्सिमम पावर 1 ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसा दिखेगा, मान लो कि x है, ये 2x है प्लस y है बराबर 6 है, 3x माइनस y है ना बराबर 7। तो देखो दो अलग अलग इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन लीनियर क्यों, क्योंकि बाई एक्स का पावर 1 है, बाई का पावर 1 है, तो जो वेरिएबल इसमें आए उसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसको बोले लीनियर, और इक्वेशन है तो इसे लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये पूरे दो अलग अलग इक्वेशन है बच्चा, ये अलग इक्वेशन है और ये अलग इक्वेशन है, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल है दो इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन प्लूरल लगाते हैं, इक्वेशन है दो इक्वेशन है, और ये दोनों मिला के एक सिस्टम बना रहा है, दो लोग मिल गया ना तो एक सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम बना लिया, सिस्टम फोड़ देंगे है ना, देखिएगा तो एक सिस्टम बना लिया, तो सिस्टम सिस्टम करते चलेंगे, तो ये दोनों कंप्लीट एक सिस्टम बना लिया, तो ये पूरे दोनों को साथ में मिला के ना इसको बोलेंगे कि एक सिस्टम है ये, ठीक है, क्लियर आ गया सिस्टम समझ में। अगर 3 इक्वेशन आएगा तो तीनों से एक सिस्टम बना लेगा, ठीक है, क्लियर है, तो एक साथ आने पर इसको बोलते हैं एक सिस्टम है, ये लीनियर दोनों 2 लीनियर इक्वेशंस का क्या एक सिस्टम है ये, क्लियर है। तो सिस्टम का आंसर आता है कि नहीं आता, अगर इसमें से सोल्व करोगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आता है, तो ये बोलेंगे पूरे सिस्टम का सोल्यूशन है, तो पूरे सिस्टम का एक सिंगल सोल्यूशन बोलेंगे इसका, दो नहीं बोलेंगे एक ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों मिला के ना इसको सेटिफाई करेगा, तो ये बोलेंगे सिस्टम का सोल्यूशन है, तो यहाँ पर एक सिंगल सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि दोनों मिला के ना इसको एल सारे से बराबर आएगा, क्योंकि सिर्फ एक्स का वैल्यू रखोगे तब बराबर आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, दोनों को जरूरत पड़ेगा, इसलिए दोनों अगर अगर मान लें कुछ वैल्यू आते हैं तो ये एक्स वाई का वैल्यू जाएगा, कुछ आएगा, तो बोलेंगे ये दोनों मिला के एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, सिंगल सोल्यूशन, ठीक है, सिस्टम का सिंगल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बात आ गया होगा समझ में बच्चा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बातें। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सब चीज़ आ गया, सिस्टम क्या होता है सब समझ में आ गया। अब सिस्टम कई तरीके का होते हैं, देखना 2 तरीके का होते हैं, सिस्टम जो होता है बच्चा 2 तरीके का होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है
देखना ये दो तरीके का होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखना ये दो तरह का होता है बच्चा, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिएगा, तो ये क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे सर, कंसिस्टेंट कैसे है? तो इसका कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन इसमें जो सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन रख रहा होगा, एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन एग्जिस्ट मतलब एक हो चाहे अनंत हो, रख तो रहा है ना, तो रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलेंगे कम से कम हैविंग एक एटलीस्ट वन सोल्यूशन रख रहेगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन रखना चाहिए, उसके सिस्टम से ना कम से कम एक सोल्यूशन आना जरूरी है। और ये है ना, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें कोई सोल्यूशन एक भी नहीं है, सोल्यूशन आता है नो सोल्यूशन, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, यानी नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन, यानी सिस्टम को एक भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता है इसके पास, तो उसको बोले इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बात आ गया समझ में, तो ये तो हो गया सोल्यूशन के बेसिस पर बांटा गया सिस्टम को। और एक होता है, देखिएगा, कांस्टेंट टर्म के बिहेवियर पे होता है एक, देखिएगा, सिस्टम को बांटा गया दो टर्म में। तो ये तो सोल्यूशन के बेसिस पर हो गया बच्चा, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक भी सोल्यूशन नहीं है, तो बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन कुछ है, एक हो चाहे अनंत हो या जो भी हो, दो तीन जो भी हो, ठीक है, तो उस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम को बांटा गया है होमोजीनियस ऐसे करके, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को बांटा गया है, एक कांस्टेंट पे है ना, कांस्टेंट पे ऑल कांस्टेंट जीरो है कि नहीं इस पे बेसिस पे, तो एक बांटा गया बच्चा होमोजीनियस। ठीक है, क्लियर है, होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम। तो देखिएगा, अब इसको सर पहचानेंगे कैसे कि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस, देखिएगा, तो होमोजीनियस को देखो, शक्ल देखो कैसे रहेगा, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, ये देखिएगा कैसे रहता है होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम देखिएगा कैसे रहेगा कि मान ले कि a1x प्लस b1 बाई कर लेते हैं, कुछ भी a1 b1 के जगह कांस्टेंट को मान लीजिए, तो यहाँ पर होमोजीनियस में क्या रहेगा ना, ऑल कांस्टेंट टर्म जीरो रहेगा। ठीक है, ऑल कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा बच्चा, जीरो। कोई भी एग्जांपल देगा तो उसमें आरएचएस जो रहेगा ना, कांस्टेंट टर्म जो आपको जीरो रहना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, ऑल कांस्टेंट टर्म जीरो, एक भी अननोन नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी जीरो के अलावा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो है लेकिन यहाँ पर 5 है तो नहीं होगा होमोजीनियस, पूरे जीरो होना चाहिए दोनों, ऑल कांस्टेंट टर्म्स टर्म्स बी जीरो, यानी जीरो होता है, राइट है बच्चा, ये। और 3/3 में XYZ में भी हो सकता है ऐसा, a1x कर लेते हैं b1 बाई और प्लस c1z, है ना, बराबर जीरो, और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2z बराबर जीरो, और a3x प्लस b3 बाई प्लस c3z बराबर जीरो, राइट। तो यहाँ भी देख रहे हो कि ऑल कांस्टेंट टर्म जीरो है। ठीक है, तो होमोजीनियस हो गया। सर और नॉन होमोजीनियस कैसे होगा, तो समझ रहे हो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगा, कोई एक ना एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो है ना, एक क्या बोलेंगे, ऑल कांस्टेंट टर्म जीरो है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, अगर एक भी अगर नॉन जीरो हो जाता है, अगर मतलब एक भी यहाँ पर गड़बड़ा देता, आ गया 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया या 2 आ गया, कोई भी एक गड़बड़ा हो जाता है, 2 जीरो रहने से काम नहीं चलेगा, पूरे जीरो होना चाहिए होमोजीनियस के लिए। और एक भी नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो मतलब जीरो का अलावा, तो समझना नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। तो प्लस करना क्या है नॉन होमोजीनियस के लिए, है ना, नॉन नॉन होमोजीनियस क्या रहेगा बच्चा, नॉन होमोजीनियस, देखिएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन क्या होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम कैसा रहेगा, देखिएगा, आपको
2/2 में ही सर सिखाते हैं, x/y में सिर्फ ओनली। देखिएगा ये आपको एक जीरो है, ये वो कोई और अलावा आ जाएगा, x है और y है, इसके एक और कोई है ना नॉन जीरो ले लेते हैं, सब मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, ऐसा क्लियर है। अगर ये के में मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो ये इसका मतलब एटलीस्ट दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ बोथ, ठीक है, बी नॉन जीरो, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए कम से कम एक, दोनों नॉन जीरो हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक 5 हो गया अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले, ठीक है। ये तो एक भी एक 5 एक जीरो तो भी कोई लफड़ा नहीं। समझ में आ रहा है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लेना है, के जगह पे वो वैल्यू ले लो, 5 है, एक जीरो है ना, बहुत सारे तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, एक जीरो हो गया, मतलब एक, अगर वो एक देखो नॉन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों अगर जीरो हो गया तो फिर तो होमोजीनियस आ जाएगा ना, बात करता है, अगर होमोजीनियस ना है तो समझो नॉन होमोजीनियस, बात करता है, यानी जीरो के अलावा कहीं भी है ना गड़बड़ा देगा मामला, तो समझो ना होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है। क्लियर है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म पे आपको कंडीशन लगा हुआ है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। सर हमें बात क्या क्या आ गया समझ में, सिस्टम समझ में आ गया, क्या होता है सिस्टम बनता है इक्वेशन से, बहुत सारे इंसान से बनता है, ये देखो तीन गो मिलकर ना, तीन ठो मिलकर आपको सिस्टम बना दिया पूरे, तो ये इसी सिस्टम कहलाते हैं, ये पूरे सिस्टम कहलाया पूरे, है ना सेटअप। तो सिस्टम समझ में आ गया, सिस्टम होता है क्या, सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है लीनियर इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन है, समीकरण है तीन ठो, और उनमें लीनियर है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बोलेंगे। तो ये सिस्टम किसका, लीनियर इक्वेशंस का, ये भी देखो एक सिस्टम है, दो इक्वेशंस का है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम समझ में आ गया सर, सिस्टम लीनियर सिस्टम समझ में आ गया, फिर आ गया, फिर क्या आया कि कंसिस्टेंट क्या, सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मतलब ऐसा कंसिस्टेंट क्या रहेगा जिसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा, कुछ ऐसा समीकरण आएगा जिसको आप वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ठीक है, उसका नो सोल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। होमोजीनियस समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, नॉन होमोजीनियस आ गया। अब इसमें एक बात समझिएगा, क्लियर बात है ना, कि अगर सोल्यूशन होता क्या है, अगर हम लोग पढ़ते थे, आप पढ़े भी होंगे, कि अगर समीकरण का सोल्यूशन होता है कि अगर कोई वैल्यू है और इसको पुट करें और LHS RHS बराबर हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि उसका सोल्यूशन है, होता है कि नहीं होता है ना। कोई इसको सेटिफाई कर गया, मान लो x प्लस वाई बराबर 10 है और x बाई 4 है, तो 7 और 3 देखो ना, x का वैल्यू 7 रखो और y का वैल्यू 3 रखो, देखो सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों को सर्टिफाई कर रहा है, इसमें भी कर रहा है ये भी कर रहा है, तो हम बोल देंगे इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है ना, इसको सर्टिफाई कर रहा है तो बोल देंगे इसका सोल्यूशन है, इसका सिस्टम का क्या बच्चा सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है, बात आ गया समझ में, तो सोल्यूशन है, तो जो सर्टिफाई करेगा है ना, सर्टिफाई मतलब उसको सर्टिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है, उसको पुट करने पर LHS RHS बराबर आना, ठीक है। तो क्या है बच्चा, इसमें सर्टिफाई कर रहा है, तो हम करते क्या इसमें, इसमें आप देखना ध्यान से, इसमें ना जब भी होमोजीनियस रहेगा, नॉन होमोजीनियस पे बात नहीं करें, होमोजीनियस पे बात करें, क्योंकि RHS तो सब जीरो रहेगा बच्चा, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो रहेगा, तो वेरिएबल्स में ना XYZ है या इसमें एक एक सोल्यूशन ऑलवेज होगा, पता है क्या, होमोजीनियस रहेगा तो एक तो कम से कम गारंटीड है कि होगा ही होगा। कैसे होगा, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, इसको बोलते हैं जीरो सोल्यूशन, क्योंकि ऑल जीरो है ना, या इसी को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, या ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बच्चा, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन नाम रख दिया गया है ना। क्लियर है बात, जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या समझिएगा, कि जो वेरिएबल उसमें प्रोवाइडेड है सबका वैल्यू क्या है जीरो, अगर 4 वेरिएबल्स है तो चारों जीरो, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ऑल वेरिएबल्स का वैल्यू जीरो। क्लियर है बात, अब यहाँ से समझ जाइएगा, तो अब देखो इसमें भी सर्टिफाई करेगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक्स और वाई जीरो, दो वेरिएबल है, तो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, इसको सर्टिफाई करेगा, क्यों, क्योंकि पुट करके देखो ना, एक्स जीरो रखो वाई जीरो रखो, तब ना जीरो आएगा, यहाँ भी एक्स जीरो रखो, दोनों जीरो करके जीरो आ जाएगा, तो इसको सर्टिफाई करा तो हो गया, आंसर हो गया। तो क्या जरूरी है कि सिर्फ यही आंसर आए, कोई और हो सकता है वैल्यू जो सर्टिफाई कर जाए, है ना,
तो वो उसके लिए बात करेंगे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात तो हो गया कि सर कोई भी होमोजीनियस रहेगा तो आंख बंद करके एक ऑलवेज होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज होगा कि नहीं होगा, है ना। एक तो हमेशा होगा 0 0 वाला, इसके अलावा भी हो सकता है 3 4 कोई वैल्यू सर्टिफाई कर जाए, 5 10 15 इसमें सर्टिफाई कर जाए, हो सकता है। लेकिन एक तो एकदम गारंटीड होगा ही, इसके अलावा भी हो सकता है, ये बात तो समझ में आया आपको, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन एक गारंटीड है। हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, यहीं पर मेंशन कर लीजिएगा। तो एवरी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, है ना, सिस्टम हैव वन सॉल्यूशन, ठीक है। और कौन सा ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ट्रिवियल, उसका नाम सॉल्यूशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन रख दिया गया या जीरो सॉल्यूशन रख दिया गया, है ना। होता क्या है वो, एक्स मतलब जो भी है सब वैल्यू जीरो। अगर दो गो में देख रहा हो तो तीनों गुठों में रहेगा तो तीनों जीरो। अगर दो वेरिएबल में है तो एक्स और वाई ही जीरो रहेगा। जनरली हम लोग दो ही तीन ठो वाला पढ़ना होता है। क्लियर है बच्चा, ये बात आप मेंशन कर लेना नोट में, तो ये बात क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एटलीस्ट कर लेना, मतलब ऑलवेज वन तो होता ही है ना, तो एटलीस्ट कर लो तो बेटर है कि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो ऑलवेज हैव, ऑलवेज वन सॉल्यूशन, आई हैव एटलीस्ट, नहीं एटलीस्ट ये तो रहेगा ही, ऑलवेज कर लो, हैव ऑलवेज, है ना, आ सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ऐसा है ना। ये तो एक ऑलवेज होगा ही होगा, है ना, एक ऑलवेज होगा, ठीक है। एक ऑलवेज रहेगा बच्चा, ठीक है, एक सॉल्यूशन। लेकिन एक उसके पास रहता ही रहता है, इसके अलावा भी हो सकता है। चलिए अब करते हैं इस पे क्वेश्चन पे बारी, है ना। थोड़े से कंडीशंस होते हैं उस फिर क्वेश्चन पे बारी करते हैं। फिर कंडीशंस क्या होता है कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखना कंडीशंस, इसको आप ध्यान रखना कि पहले से आप अनुमान लगा सकते हो कुछ कंडीशंस पे कि कितना सिस्टम के पास कितना सोल्यूशन आएगा, निकालने के बाद कितना आंसर आने वाला है। सोल्यूशन सिस्टम का एक सिंगल सोल्यूशन आएगा कि दो सोल्यूशन आएगा कि बहुत अनंत आएगा क्या जिसको क्वांटिटी नहीं कर पाए। तो देखो अब पहले से अंदाजा लगा सकते हो। तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा चीज़ें, है ना। तो पहले उसको अब सिखा देते हैं आपको कि पहले मान लो कि कोई समीकरण है तो कुछ चीज़ें इसमें पहले सिखा देते हैं आपको। मान लो 5 है और 6x-2y है और ये मान लो 7 है। तो इसमें से ना एक कुछ चीज़ें आपको सिखाते हैं, देखो उसके बाद कंडीशन पाएंगे। इसमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या सीखना पड़ेगा कि सेम सिस्टम को क्या एक तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम बोलेंगे ये जो दिस गिवन, है ना, लिख देते हैं डायरेक्ट गिवन, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है बच्चा, कैन बी रिटन एज, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो गिवन है लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो कैन बी रिटन एज, है ना, है ना, कैन 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 बी रिटन एज, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। कैसा, किस तरह से लिखा जाता है, इसको दूसरे तरीके से हम देखो कैसे लिख सकते हैं। करेंगे क्या, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जो एक्स वाई जो वेरिएबल से जो है ना, वेरिएबल से जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, एक्स का 2 है बच्चा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर -2 है, बना लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो जो वेरिएबल, दो तरह का वेरिएबल आया उसको कॉलम मैट्रिक्स में बना कर रखें, ऐसा सेटअप बना लिया, ठीक है। उसको कॉलम में रखना है, इसको कॉलम फॉर्म में रखना है, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर बनाना है। कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स जानते होगे जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो टर्म बचा उसको भी कॉलम में रखना है, कॉलम मैट्रिक्स इसको भी बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स पे रखना है, ठीक है। कॉलम वेक्टर को, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 और 7 ये रख दिए। तो अरेंजमेंट कैसे कैसे रखना, कांस्टेंट टर्म को कॉलम में रखना, वेरिएबल को कॉलम में रखना। और ये कैसे मैट्रिक्स बना बच्चा,
कोफिशिएंट से बना है वेरिएबल्स के, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और अब इसको क्या है ना, कुछ नाम दे देते हैं। इसको चलो हम मान लेते हैं एक्स, ए कैपिटल ए नाम दे दिए, इसको वेरिएबल एक्स कैपिटल एक्स मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं बी मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसा सेटअप बन जाएगा, है ना। मान लिए इसको, मानने में क्या जाता है, जरूरत पड़ेगा फिर रिटर्न पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चा, तो मान लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से एक चीज समझ में आएगा, सर ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये कुछ और है ये कुछ और है, हमें बात बताइए कि सर दोनों सेम कैसे है। आल्सो कैन बी रिटन, है ना, इक्वेशन, ठीक है। कैन आल्सो भी, यहाँ पर आल्सो लगा देना, कैन आल्सो बी रिटन एज, मतलब इसके तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा सर, ये आप कैसे दोनों बराबर हमें बताएं, तो देखो हम प्रूफ करके आपको बता देते हैं कैसे लिखे जा सकता है उसको। देखिएगा, तो इसको आप गुना करके थोड़ा सा देखोगे ना बच्चा, तो रो को कॉलम से गुना कराइए तो कितना आएगा बताओ, 2x बनेगा, बनेगा सर, बाद वाला 3 से तो 3y बनेगा। चलो बन गया, अब तो खत्म हो गया रो को कॉलम से। अब नीचे आएंगे, अब इसमें आएंगे, नीचे हम भी आ जाएंगे, 6x और -2y बन जाएगा। और ये तो गुना हो गया कंप्लीट, इधर दे रखा है मैट्रिक्स 5 और 7, ठीक है। अब आपको इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल करके आप निकालोगे 2x + 3y तो बराबर 5 आ जाएगा, और 6x - 2y बराबर आ जाएगा 7। देखो तो फिर से वही निकल के आ गया ना क्वेश्चन, देखो ये ऊपर वाला। तो इसका मतलब सर हम तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन द टर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हो, ये बात आप प्रूफ कर लिए। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोले कि जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज ऐसा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट है। तो ये बात अच्छे से आ गया होगा समझ में, कितना मजेदार बात है, ठीक है बच्चा, बहुत मजेदार बात है। तो ये बात आ गया समझ में अच्छे से। अब अच्छे से आ गया, तो अब यहाँ पर समझिएगा कि ए किसको माना है, जो वेरिएबल से बना है ना। तो ये अब बताना है, इसके जो ए मैट्रिक्स माने हैं उसके कंडीशन पे ना आप आंसर पता कर सकते हो, ए और बी के कंडीशन पे। देखो बी मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म्स से जो बना है, ये आपको कांस्टेंट टर्म्स से जो बनता है मैट्रिक्स वो है, ये सब मेंशन कर लेना है बच्चा, इसको है ना नोट में लिख लेना है इसको बढ़िया तरीके से। ये कांस्टेंट टर्म्स जो मैट्रिक्स बना है, ये बना है, कॉलम वेक्टर ही बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स ही बनाना है कांस्टेंट टर्म से। ये वेरिएबल से बना है, ये वेरिएबल से बना है, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से बना है, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, कैसा मैट्रिक्स रहेगा बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखना यहाँ पे, अब आते हैं कंडीशन पे, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आप इसके ये ए और बी के वैल्यू से ही ना आप मैट्रिक्स फॉर्म बना के ए और मैट्रिक्स बी पता कर सकते हो, क्योंकि अब हमेशा लोग यही मानता है, तो मानने का कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हम पी भी क्यू भी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हाईलाइट हो गया कि इसको ए मानता है, वेरिएबल वाला को कैपिटल एक्स मानता है, कांस्टेंट वाला को बी मानता है। तो इसमें जो यूज करेंगे ना, जो मानना ए यूज करेंगे तो समझिएगा जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना है वही वाला ही है, और जो यहाँ पर कंडीशन बी यूज करेंगे तो बी मतलब जो कोफिशिएंट से बना है, ठीक है, यही वाला समझिएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आप पहले से अंदाजा लगा सकते हो इसका सोल्यूशन आने वाला है कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए, है ना, कैसे कैसे तो आपको अगर इसका ये जो मैट्रिक्स बना, इसका कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। देखो डिटरमिनेंट निकालोगे मैट्रिक्स का, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आ रहा है बताओ, तो -4 और -18 आ रहा है, तो -22 आ रहा है बच्चा, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर डिटरमिनेंट है ना, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है बच्चा, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो बोलेंगे सिस्टम के पास, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम के पास कितना होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना रहेगा बच्चा, सिस्टम का पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, केवल एक होगा, यूनिक का मतलब केवल एक, ठीक है। यानी केवल एक आंसर आएगा, जो लुप्तीकरण मेथड या इलिमिनेशन मेथड सोल्व करके, या सब्स्टिट्यूशन, या जो भी मेथड, क्रॉस मल्टी, बहुत सारे मेथड होते हैं, जो भी मेथड करके निकालोगे आपको कोई ना कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, एक्स का कुछ वैल्यू आएगा और वाई का, है ना, कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको बोलेंगे सिंगल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों मिलकर इसको सेटिफाई करेगा तो सिंगल सोल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन आ गया, इस तरह का मामला बनेगा। अगर मान लो गलती से 0 हो जाता है, यहाँ पर हो नहीं रहा, बट इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो मामला बिगड़ जाता है। सर 0 होता है तो क्या होता है,
तो यहाँ पर दो मामला होता है। जीरो जब होगा तो ये पहला केस हो गया, दूसरा केस सर जीरो हो गया ना, तो दो मामला बढ़ जाता है यहाँ से। जीरो होने पे यहाँ पर दो मामला बढ़ जाता है। जब यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा ना, तो दो मामला चेक करना पड़ेगा। यहाँ से दो दो मामला होता है ना। एक मामला ये होता है बच्चा कि अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी निकालना होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद बी मैट्रिक्स से गुना करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो देखना है कि अगर जीरो आ रहा है कि नहीं। अब हो सकता है जीरो मैट्रिक्स आ जाए, है ना, क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स, क्या आ जाए बच्चा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो वो एक पर ऐसा भी हो सकता है कि जीरो ना आ जाए, दो ही पॉसिबल है ना, कि ऑल एलिमेंट जीरो, कोई भी एक एलिमेंट अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। दो केस पॉसिबल है यहाँ से, सर जीरो आ सकता, पूरे एलिमेंट जीरो हो जाएगा, पूरे एलिमेंट में कोई एक मिसिंग हो जाए, जैसे मान लो कि ये ऐसे ऐसे मिला है, एगो कुछ अलग हो गया तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। एगो पूरे हो सकता है जीरो एलिमेंट हो जाए, है ना, पूरे बन जाए जीरो, है ना, कोई भी एक जीरो का अलावा हो गया तो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये दो केस पॉसिबल है इसमें। आप बताना अब इसके केस पे, इस पे केस पे क्या होगा, अगर ये जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो, तो सोल्यूशन जो मिलेगा ना बच्चा वो इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, यानी गिन नहीं पाओगे, इतना सारा सोल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि आप सिस्टम के बारे में पूछेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो पहले से बता दें कि जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे एक रहे, अनंत रहे, चाहे करोड़ रहे, कंसिस्टेंट होगा। तो अब इसको बताने की जरूरत है कि आपको पता चला कि सर सोल्यूशन यूनिक है, यानी एक केवल एक है, तो सोल्यूशन एक मिल रहा है ना, चाहे एक मिले चाहे कुछ भी मिले, मिल तो रहा है ना, तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा बच्चा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। उसको बताने की जरूरत है, वो तो शुरू में बता दिए। सिस्टम पूछ देगा कैसा सिस्टम होगा, तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सिस्टम के बारे में पूछेगा तो इसके बोल देंगे सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसमें सिस्टम कैसा होगा बच्चा बताओ, इसमें भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, यानी बड़ी मनी है, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये अगर ऐसा मिल गया, ये जीरो है लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, तो सोल्यूशन नो सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन कैसे मिलेगा, नो, नो सोल्यूशन मिलेगा। तो सिस्टम पता ना, एक भी जब सोल्यूशन ना रहे तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपसे एक सर एक फायदा क्या कंडीशन जानने का, तो पता है आपसे पूछ दिया जाता है, ऐसे देखे ना, पूछ लेता है कि सिस्टम कैसा बताओ जरा, तो हम आप सिस्टम बताने के लिए आप सोल्यूशन हल नहीं करना है हमको, डायरेक्ट हम मैट्रिक्स निकाल कर ऐसे लिख कर, है ना, उसके बाद हम सिर्फ थोड़े से मेहनत से हम काम कर लेंगे। देखो हम इसको क्वेश्चन बताते हैं इस पे, है ना, इस पर क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है, देखिएगा इस पे क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखो आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 7 पहले, है ना, और एक्स माइनस वाई बराबर, देखिएगा एक है ऐसा, है ना, एक क्वेश्चन है मान लो, और आपको पता करना है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बन रहा है ये कैसा है। आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा पहले, देखो क्वेश्चन पहला पूछ दिया जाएगा कि सिस्टम बताना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, ठीक है बच्चा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये आपसे बताना है, क्लियर है बात, इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि आपको यूनिक सोल्यूशन रख रहा है, ये इस सिस्टम का पास यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, क्योंकि तीन वैरायटी बनता है, या इन्फिनाइट सोल्यूशन, है ना, या तो इसके पास बहुत सारा सोल्यूशन, कौन कैटेगरी में आएगा ये, है ना, आपको पूछ रहे हैं, पूछ देगा, तो आप बिना हल किए बता सकते हो। आप हल करने इसके लिए हल आंसर निकालना जरूरी नहीं, हम कंडीशन याद रखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। कंडीशन में सबसे पहले देखो, जो कंडीशन में जो है बच्चा, देखो कंडीशन में क्या है कि पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए,
ए का, है ना। उसके बाद मामला बनेगा। अगर जैसा ही डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट जीरो आ गया तो यहीं से निपट जाएगा मेरा मामला, सोल्यूशन एक होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहीं से आपका मामला ओके हो जाएगा। तो चलो डिटरमिनेंट आपको पता ना एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से निकलता है ना। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे, पहले यहाँ पे बता देंगे सोल्यूशन में कि हेयर, है ना, लेफ्ट, है ना, एक आपको पता ना ए आपको बनता है ना एक्स वाई कोफिशिएंट से, ऐसा बनेगा बच्चा, है ना। क्लियर है? इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताएंगे, है ना। क्लियर है? और डायरेक्ट हम बना लेंगे और यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट और हल करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो -1 हो जाएगा, तो -2, तो नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो लाइक कर गया पहला कंडीशन है बच्चा, देख लो, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो सोल्यूशन यूनिक होगा, इसको याद कर लेना है, ठीक है। यानी केवल एक सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। तो हम बोल देंगे सिस्टम कैसा होगा। अब सिस्टम आपको पता ना कि ओनली वन सोल्यूशन कह रहा है, तो इनका मतलब सोल्यूशन कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। और सोल्यूशन के बारे में पूछेगा तो हम बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अरे कंसिस्टेंट कोई मामला नहीं है, यूनिक सोल्यूशन खाली याद रखो ना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कोई बड़ा मामला नहीं, बस सोल्यूशन याद रखो कि सोल्यूशन कितना मिलता है। सोल्यूशन से आपको अंदाजा लग जाएगा सिस्टम कैसा है। कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंसिस्टेंट होगा। बस बात बस इतना ही है। तो चलो इक्वेशन बना लिए। नो सोल्यूशन वाला अगर वही होता, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता, है ना, तो फिर उस पर कंडीशन के ऊपर जांच लोगे। चलो उस पर भी करवा ही देते हैं इक्वेशन, देखिएगा। तो इन्फिनाइट वाला में आ जाते हैं, देखिएगा 2x - 5 बराबर 4। ये एक्स वाई जेड में भी देगा तो, है ना, कंडीशन सेम ही रहेगा, मतलब निकालने के तरीके। चलो ये आ गया बच्चा, है ना, ये क्वेश्चन है, देख रहे होगे, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा ये ऐसा। क्लियर है? देखिएगा ये दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि ये जो है, ये पूछ दिया जाएगा कि सिस्टम कैसा है ना, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आप सबसे पहले डिटरमिनेंट मतलब ए मैट्रिक्स बना लोगे एक्स वाई के कोफिशिएंट से, ये बना लोगे मैट्रिक्स, तो 2 -1 और 6 और -3 बन गया। अब आपको सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, -6 और माइनस फार्मूला में होता है और गुना करके -6 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, तो इसका मतलब जीरो आ गया। लो मामला बिगड़ गया, और जीरो आ गया सर, है ना। अब देखो जीरो आ गया तो आपको पता है जीरो होने पर दो मामला बढ़ता है। अब हमको यहाँ से इसका वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, और उसको देखना है कि जीरो आएगा कि नॉन नॉन जीरो आएगा। मामला तो दूर चला गया बच्चा, देखिएगा। तो अब आपको थोड़े सा करना क्या है कि आप इसको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या क्या करना है, ए का एडजॉइंट, बी तो हमको पहले से पता रहता है, देखो बी तो पहले से कांस्टेंट टर्म होता है बी, है ना, ये बी तो हमें पता है सर, है ना। और एक और एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा आपको कि अब इसको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट भी बहुत आसान है, 2/2 का आपको शॉर्टकट तरीके बता रखे हैं, और 3/3 का भी एक लाइन में निकालना सिखाया है ना। तो एडजॉइंट कौन बड़ी बात है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं। तो एडजॉइंट आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे 2/2 के लिए, कि इसको इंटरचेंज कर लेते हैं ना, जगह चेंज कर लो, -3 को ऊपर लेके चल जाओ और 2 को नीचे, तो दोनों में क्या होता है, अपोजिट साइन हो जाता है, माइनस में जो प्लस और ये प्लस में जो माइनस, हो गया आंसर। कौन बड़ी बात है, अब बस करा लेना दोनों को गुना। अब आप क्या करेंगे, हम नौ दोनों को गुना करेंगे, हमको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना, ये निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है बच्चा, -3 1 -6 2, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना बच्चा, 4 और 12, ठीक है। तो ये बताना, इसको गुना करो कितना आ रहा है बताओ, -12 बच्चा नहीं आ रहा है, और प्लस एक में करो 12 से 12, क्लियर है। इसमें आ जाओ -24 और प्लस 24, क्लियर है। तो यहाँ से देखो कितना हो गया बच्चा, 0 0।
तो ऑल एलिमेंट जीरो इसलिए जीरो मैट्रिक्स। क्या मामला आ गया सही। और एक भी एलिमेंट अगर जीरो के अलावा आता है तो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। तो बस मामला समझ में आ गया सर, ये भी जीरो ये भी जीरो है ना। तो आपको हम बताए थे कि अगर दोनों जीरो आ जाए तो देखो पीछे कंडीशन में अगर जीरो दोनों जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। तो हो गया आंसर मेरा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सिस्टम कैसे होगा, सिस्टम आंसर कैसा होगा है ना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। और सोल्यूशन कैसा कैसा होगा, सोल्यूशन सोल्यूशन कितना होगा बच्चा, इनफाइनाइट। तो बताओ बिना हम सोल्यूशन निकाले हम लोग बना सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब एक बस लास्ट चीज सीखना रह गया, सोल्यूशन निकालते कैसे हैं मैट्रिक्स मेथड से। हम नॉर्मल सोल्यूशन से जानते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाएगा मैट्रिक्स मेथड से। इसके साथ आज का वीडियो हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो आज हम चलो अब हम लोग पढ़ने वाला बच्चा कि इस मैट्रिक्स मेथड से आपको कैसे सोल्व करते हो कोई क्वेश्चन को। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है और देखिएगा बच्चा है ना। अब ये मान लो क्वेश्चन आपके, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है और आपको हल पता है। क्वेश्चन बोलो सर ये तो बच्चा वाला काम दे दिया है ना। आपको एक्स वाई जेड वाला भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम करवा देंगे आपको। ठीक है, देखिएगा। और आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना बहुत इजी तो तुरंत उड़ाएंगे। देखना आपको क्वेश्चन कहेगा कि आपको तो लगेगा सर ये तो बच्चा वाला दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स और बाई, तो बोलेगा सर ये तो बहू वाला काम कर दिया। लेकिन एक बात बोलेगा ना जो आपको घुमारी आ जाएगा, बोलेगा बाई मैट्रिक्स मेथड निकालना है, बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यूजिंग या तो यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड को यूज करके बनाना है। अब नॉर्मल तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते एलिमिनेशन मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते हो कंपेरेबल मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते हो रेशियो मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते हो आप डिटरमिनेंट मेथड, इसको क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हल करना बाय मैट्रिक्स मेथड। समझ में आ रहा बच्चा। तो आप देखना यहाँ पे तो मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कैसे करते हैं। तो आपको पता है मैट्रिक्स ही लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स को दूसरे तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने हम जानते थे, वही काम कर लेंगे। तो हमको लिखेंगे एकदम डिटेल यहाँ पर कर लेंगे। तो हम बोलेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का है ना, लीनियर इक्वेशंस आल्सो कैन बी रिटन या कैन आल्सो बी रिटन, और इक्वेशंस कैन आल्सो बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है बच्चा बताओ, है ना। मैट्रिक्स पहले बना लेंगे एक्स वाई जेड को हटाकर, है ना, ऐसा और -1, और यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में वेरिएबल को रखेंगे और बराबर दे देंगे, और इधर कॉलम में रखेंगे किसको, कांस्टेंट टर्म को। ऐसा तरीका है लिखने का बच्चा, है ना। जो सेम ही चीज़ आ जाता है, आपको प्रूफ भी करके बताए थे, है ना। और हम इसको कुछ नाम दे देंगे यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक समीकरण, यहाँ पर नाम कर ले लेते हैं लेट, मान लेते हैं इसको ना ए नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लिए, ए, और इसको हम लोग जनरली कैपिटल एक्स मानते हैं ना, इसको कैपिटल एक्स मान लेते हैं, और एंड और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। क्लियर है, ऐसे मानने को कुछ भी मान सकते हो, हाईलाइटेड है ऐसे। ये हो गया। अब देखिएगा, अब फ्रॉम एक्स से क्या नजर आएगा, अब बैठा लोग मानना होगा। तो फ्रॉम एक्स समीकरण कैसे दिखेगा, इसको आप एक्स मान ले तो एक्स ए दिखेगा, एक्स दिखेगा और बी दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। बिल्कुल दिखेगा सर, ऐसा ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही होता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखना एक काम करते हैं, अब यहाँ से क्या कहानी बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, दोनों तरफ हम अप्लाई करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स एक दुनिया में लाने से पहले एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि ए इनवर्स जब आता है ना, क्योंकि ए इनवर्स दुनिया में आने से पहले ना एक इनवर्स ला रहे हो, उसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा तभी तो
ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कंडीशन आपको बताएं कि ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है बच्चा, जब डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0। तो उसको लिए पहले डिटरमिनेंट तो चेक करके देख लो ए का, तो यहीं पर आप निकाल के रख लेना, ठीक है, पहले ही निकाल के रख लेना डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालिए, तो साइन चेंज करके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डब्बा चेंज कर लिया। अब डिटरमिनेंट हल कर लीजिए, -2 और +12, तो आ गया 10, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सही बात है, इसका मतलब डिटरमिनेंट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना, तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, इसलिए ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑर्डर मिल गया हमको, ऑर्डर मिल गया तो हम दुनिया में ए इन्वर्स को ला सकते हैं। हम करने वाले यहाँ पर अपने फायदे के लिए, सर ए इन्वर्स क्यों गुना कर रहे हो, बताते हैं क्यों कर रहे हैं। दोनों तरफ हम कर रहे हैं ए इन्वर्स से गुना, इधर भी ए इन्वर्स, ठीक है, दोनों करते गुना। अब आपको पता है कि सर एक पे दो और मैट्रिक्स सेम एक साथ है, एक पे इन्वर्स एक पे ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता है। अभी आज ही क्लास में करवाएं इसका प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेगा और ये सही रह जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी से आपको पता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स से गुना होता है तो कोई रोल नहीं निभाता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रॉपर्टी बताएं, ए आई बराबर ए होता है ना, क्लियर है। आई को इधर से गुना करो, ये उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आई ए बराबर ए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब छोटी छोटी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ से x बन गया बच्चा, तो ओवरऑल ऐसा हो गया। लेकिन अगली बार से ये आपको ये इस स्किप कर देना है, ये स्टेप आपको एग्जाम में स्किप कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ये इस स्टेप को आप स्किप कर लेना, ठीक है। आपको लेकिन कॉपी में ऐसे बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल हुआ कैसे था, है ना। ये आपको पता आपको होना जरूरी है, ताकि रटा रटा ना लगे, ठीक है, क्योंकि कैसे कैसे हो गया, है ना, क्लियर है बच्चा, ऐसा कैसे हो गया। बहुत टीचर ऐसे बताते हैं कि एक्स है ना, बट्टा में गया, फिर ऊपर चल के इन्वर्स में वो पावर -1 हो गया, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता बच्चा, ऐसा कहानी नहीं बनता एक्चुअली। तो फिर हम मत रहें, आप बाई टेक्निक से याद रखने के लिए आप समझ सकते हो, अलग बात है कि ऐसा पावर -1 हो गया, ऐसा बन गया, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ऐसा नहीं हुआ कहानी, एक्चुअली इन्वर्स आया है, ठीक है। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, एक सही तरीका होता है, एक आंसर आ जाना, मतलब याद रखने के लिए टेक्निक तो कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ आ गया, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ये मेरा काम का चीज़ है। अब आपको चाहिए क्या, आपको एक्स में ही ना, कैपिटल एक्स चाहिए आपका, कैपिटल एक्स में ही तो, है ना, स्मॉल एक्स वाई है जो आपको निकालना वैल्यू, है ना, क्लियर है बच्चा। तो इसका मतलब हमें कैपिटल एक्स चाहिए, हमको आंसर चाहिए, उसके लिए हमको जरूरत क्या, डाटा क्या जरूरत है, बी तो हमें पता है, हम ए इन्वर्स चाहिए, ए का इन्वर्स निकालना, ए मैट्रिक्स पता है, अब हमको पता है कोई मैट्रिक्स पता हो तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट, उसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तब करना क्या, बहुत आसान काम बच्चा है, तो हमें करना है कि बिहेव, फिर से ए को रख लेंगे, हमको ए की मदद से क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। बिहेव ए आपको है क्या बच्चा, एक और फिर से रख लेंगे ए को, है ना, ये एक्चुअल है क्या बताओ, ए देखना बच्चा एक्चुअल है क्या, ए को देखिएगा तो 2 -3 4 -1, ठीक है बच्चा, 2 -3 और 4 -1, ऐसा बच्चा, यही है ना। अब देखना, अब ये है, तो यहाँ से देखिएगा आपको एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट तो 2/2 के लिए शॉर्टकट आपको पता है, और 3/3 के लिए भी एक लाइन में बताएं, तो आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, तो आपको पता नहीं इंटरचेंज हो जाता है, ये -1 यहाँ और 2 यहाँ, दोनों में अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस आ गया। और आपको एडजॉइंट आपको निकाल, आप इन्वर्स निकालोगे आसानी से, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा, एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट, ये आपको फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलिएगा। अब इसका फार्मूला होता है तो बैठा लीजिए, तो इन्वर्स क्या मिल जाएगा बच्चा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना था, शायद 10 था, मैं जहाँ तक याद है 10, 10 देखो हाँ पहले से निकाल के बैठे थे हम लोग, 10 बटा में 10 कर लिए। अब मैट्रिक्स कितना बच्चा, एडजॉइंट -1 और 3 और -4 2 हो गया, कट रहा नहीं कट रहा तो बना ही रहने दो, पूरा बटा 10 करो, ये 1/10, तो 10 सब डिवाइड ही है, बात वही है, एडजॉइंट इन्वर्स निकाल लिए। हम समीकरण आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम, हम ये निकाले इन्वर्स निकाल लिया, फ्रॉम चल देंगे, दो समीकरण दो ना माने थे, एक्स बराबर इसको लिखे थे ए इन्वर्स बी, है ना, इसको 2 मान के रखे थे, बढ़ेंगे आप, हमको ए इन्वर्स मिल चुका है 1/10 और -1 और 3 -4 और 2, ठीक है बच्चा।
और बी मैट्रिक्स आपको पहले से पता है कॉलम वाला, है ना, कितना है देख लेते हैं। यहाँ पर 4 18 है ना, 4 18 वाला है ना, बी आपको माने थे हम लोग, याद है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को, आप आने वाला है आंसर आपको, ठीक है। तो एक्स अब क्या मिलेगा, एक्स का बराबर है ना, ये चल रहा है, तो 1/10 है। अब मैट्रिक्स को गुना करते हैं बच्चा, तो रो को आपको कॉलम्स करोगे तो -4 बनेगा और +54, -4 और +54 बच जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, इसमें -16 और +36, -16 और +36 बनेगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 10 बटा में है बच्चा, ये देखो 50 बन जाएगा घटकर, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 16 20 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, 10 से कट रहा है बच्चा, कटा तो दोनों भाग कर दो तो 5 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और एक्स था क्या बताओ, इसको भी डिटेल लिख देते हैं, एक्स कैपिटल एक्स था, मैट्रिक्स था इसमें, और इक्वल मैट्रिक्स को एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर लो, यहाँ से 9, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस हेंस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 आ गया बच्चा और वाई बराबर 2, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आपको वेरिफिकेशन करना है तो पुट करके चेक कर सकते हो आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। क्या मज़ेदार चीज़ था, ठीक है। अब 5 और 2 देखो सर्टिफाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन को देखो 5 और 2 सर्टिफाई करेगा, 5 पुट करो और 2 पुट करो, 5 दूनी 10, अच्छा 4 आ रहा है, 5 5 को 20 और 2 घटेगा 18, सही है, आंसर कंफर्म कर लोगे। तो ये 5 नंबर में आते हैं, और 5 नंबर में 2/2 वाला जनरली 2 मार्क्स में दे देगा, इसे 5 नंबर में ही आते हैं, ये 3/3 में रहेगा, XYZ में रहेगा। चलो एक क्वेश्चन लास्ट लगा लेते हैं फटाफट, और इसके साथ आपका आज का वीडियो हो जाएगा समाप्त, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया तो क्या, नहीं, अभी 1.5 घंटा हुआ, देखो बच्चा है ना करीब, चलो है ना, और एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं XYZ वाले, ठीक है। आपको मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 2y + 3z बराबर 5 है, और x - y + z बराबर 5 का भी गोली मार देते हैं, और 2x + 3y - z बराबर है ना, हम्म, हम्म, 3 3 3 दूनी 6 3 9, और यहाँ पर 3 2 5, 3 दूनी 6 4। देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन, क्लियर है बच्चा, आपका ये क्वेश्चन है, और आपको निकालना है मैट्रिक्स मेथड से XYZ का वैल्यू। काम वही, थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट हम लिखेंगे, जितना डिटेल उसमें लिखे हैं इसमें थोड़ा उड़ाएंगे, लेकिन एग्जाम में उसी तरह से डिटेल लिख लेना आप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। आपको पता है ए मैट्रिक्स पता है, ए बना लो फटाफट, डायरेक्ट हम बना लेते हैं बच्चा, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 -1 1, ठीक है, 2 3 और -1, क्लियर है बच्चा। एक्स कैपिटल एक्स वेरिएबल तीन तीन है बच्चा, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, और बी बनाएंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म से, ऐसे बना लिए। और उसके बाद हम पता है कि हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स बराबर बी, है ना, हम लोग को पता है, मैं लिख लेते हैं इसे, हम लोग ए एक्स बराबर क्या लिख लेते हैं बच्चा, ए एक्स बराबर बी। उसके बाद एक्स का वैल्यू जब निकालते हैं तो ये इन्वर्स में चला जाता है, आगे बी के आगे बढ़ जाता है, और इन्वर्स से हम डायरेक्ट बोले तो स्टेप चुरा लेना, तो इन्वर्स हम आगे जाके बैठा लेते हैं, लेकिन इन्वर्स बैठाने से पहले आपको डिटरमिनेंट पहले निकाल लेना है, ताकि इन्वर्स दुनिया में आए, दिखा रहे हो तो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको लिखने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चा, 1 2 3, यहीं पर आपको डिटरमिनेंट निकाल के शो कर लेना है, ठीक है। अब देखो निकालते हैं, चलो इसके फर्स्ट रो के लॉन्ग हल कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो 1 1 चिपक गया, तो 1 और -3 है ना, तो -2 इंटू, तो -1 -2 -3 +3, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 3 और +2 5 है ना, तो आ गया बच्चा -2 +6 और +15, तो 4 19 आ गया, कितना आ गया बच्चा, 19 आ गया, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए क्या है, इन्वर्स, ए इन्वर्स करेगा एग्जिस्ट, ए इन्वर्स क्या करेगा बच्चा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑर्डर मिल गया हमको, तो इसलिए अब यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे गाड़ी ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से स्टॉपेज लगा लेंगे, अब आपको चाहिए ए इन्वर्स,
तो हम बिहेव ए को अब हम रखेंगे, बिहेव ए को यहाँ पे रखेंगे फिर से, है ना। अब हमको पहले इनवर्स निकालना है, उसके बाद गुना कर देना, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से लिख लेते हैं ए को, ताकि बार बार हमको देखना ना पड़े। अब आपको पता है ना कि इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना होता है। तो पहले एडजॉइंट 3/3 के लिए शॉर्टकट बताएं क्या, कि 3/3 में रखना है, इसका जो आप निकालोगे है ना, उसका इस लाइन में रखना है। ठीक है बच्चा, बताया था ना ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो कोफैक्टर से आपको निकाल के इसमें रखेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा। मेरे पास स्मार्ट अप्रोच है, थोड़ा सा है ना केयरफुली रखना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो गड़बड़ होने का चांस माइनस प्लस का रहता है, तो आपको केयर रखना है, ठीक है, डायरेक्ट अगर कर रहे हो तो आप, ठीक है। अब डायरेक्ट ही करने को कोशिश करिएगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप एडजॉइंट मेंटली निकाल लो, ठीक है, मतलब कोफैक्टर निकाल लो, अब वो सीख लेना जरूरी, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं फटाफट इसमें बच्चा, निकालते हैं, देखना कि 1 2 3 है ना, तो पहले 1 के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो 1 ये कटेगा कटेगा, 1 गुना होगा कितना आ जाएगा बच्चा 1 और -3, तो -2 और साइन स्कीम में यहाँ पर देखो, साइन स्कीम याद रखेंगे, साइन स्कीम में तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चा सबसे ज़्यादा साइन स्कीम में मिस्टेक करते हैं। 3/3 का क्या होता है साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उनकी कोफैक्टर में साइन स्कीम देना पड़ता है ना, ऐसा होता है साइन स्कीम बच्चा। तो 1 के लिए प्लस है, तो कोई जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट का वही रह गया, कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 के लिए देखना बच्चा, इसी में लिखेंगे, 2 के लिए कटेगा कटेगा, -1 और -2 -3 आएगा, लेकिन फिर से माइनस गुना होगा तो +3 हो जाएगा। 3 के लिए निकालो फटाफट, तो 3 + 2 5 आ गया, 5 बहुत जल्दी आ जाता है, देखो ये कटेगा कटेगा, -2 -9 -11 हो गया, तो +11 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्योंकि इसके देखो माइनस होता है इसके जगह पे, है ना, तो इसको तो इसमें रखना था, क्लियर हो गया। अभी करो -1 और -6, -7 हो गया, तो -7 ही रहेगा, इसके लिए निकालो, ये कटेगा कटेगा, 3 -4 -1 तो +1 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है बच्चा, ये कटा और ये कटा, 3 -4 है ना, तो -1 तो +1 हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये कटेगा कटेगा, है ना, 2 + 3 5 आ गया ना, 5, इसमें माइनस लगेगा, 1 -3 -2 तो +2 हो जाएगा, ये कटेगा -1 और -3 हो गया, ये आगे निकल के एडजॉइंट एक बार में, और आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे इन्वर्स मिल जाएगा, तो इसलिए ए इन्वर्स कितना मिल जाएगा बच्चा, यहीं पर हम निकाल लेते हैं फटाफट। तो ए इन्वर्स देखो हम लोग को कितना मिलने वाला बच्चा, ए इन्वर्स कितना मिलने वाला आपको, है ना, देखिएगा ए इन्वर्स जो आपको मिलने वाला है, देखिएगा ए इन्वर्स, इन्वर्स 1/, है ना, फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखे बिना, ठीक है, 1/19 मिलेगा बच्चा, 1/, डिटरमिनेंट है ना, फार्मूला लिख ही देते हैं, देखो है ना, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एडजॉइंट बटा उस मैट्रिक्स का जिसका निकाल रहे हो उसका एडजॉइंट और बटा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये इस पे हम लोग बैठा रहे हैं, तो ए इन्वर्स देखो क्या बनेगा, ए इन्वर्स बराबर 1/19, डिटरमिनेंट का वैल्यू, मैट्रिक्स क्या है बच्चा, -2 3 5 और 11 -7 1 5 2 और -3, ठीक है, ये आ गया, ये क्या कंप्लीट हो गया, ए इन्वर्स आ गया बच्चा। अब हम बस करना फ्रॉम जो रोक के रखे थे समीकरण उसको बढ़ जाएंगे लेके आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा, अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चा, हल करते हैं, ठीक है, आगे फ्रॉम एक है ना, देखिएगा फ्रॉम जो समीकरण रोक के रखे थे फ्रॉम एक है ना, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी है ना, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स का वैल्यू 1/19 था बच्चा, और मैट्रिक्स बी फिर यहाँ पर था, बस तुरंत गुना कराओगे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखना ए का इन्वर्स में एलिमेंट क्या है, -2 -2 11 5 है ना, -2 11 5 और क्या बच्चा, और 3 -7 2, 3 -7 2 और क्या है 5 1 -3, 5 1 -3, ठीक है। और वर्टिकल में देख लेते हैं, बी वाला 9 5 4 9 5 4 9 5 4 बी वाला था ये, है ना। अब बस गुना करा देना है, और 1/19 को बाहर ही रहने देते हैं, इसको करा लेते हैं गुना। तो चलो रो को करेगो बच्चा कॉलम से, रो को करोगे कॉलम से गुना,
चलो रो को करोगे कॉलम से, तो देखो -18, -18 बच्चा, और 11 पचे 55, और 5 के 20, ऐसा बनेगा। नीचे आ जाओ, तो 9 27, 7 पचे 35, और 4 दूनी 8, इसमें आ जाओ नीचे। 9 पचे 45, और +5 और -12, हल कर लीजिए। 1/19। अब इसको हल करिएगा। 18 36 37 आ गया बच्चा, है ना, +37, है ना, 57 हो गया। कितना हो गया बच्चा? 57, है ना। इसमें आ जाओ, 27, है ना, तो 3 पर -8, तो ये 0 हो गया। ठीक है, और देखो 8 27 8 35 35 35 0। इसमें देख लो, इसमें 50 हो गया, 50 में 12 घटा लो, 38 नहीं आ गया, 38 38 आ गया बच्चा। अभी डिवाइड कर लो, तो एक कट जाएगा, 19 तिया 57, 0 19 दूनी 38, ऐसा आ गया। और ये पता है, ये एक्स का वैल्यू है। किसका वैल्यू बच्चा? एक्स का। एक्स को बैठा लो वैल्यू, एक्स बाई जेड था, इसमें तीनों वेरिएबल था। अब तुलना बराबर कर लीजिएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा? एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, बाई का वैल्यू आपका 0, और जेड का वैल्यू आपका 2। ये आपके फाइनल आंसर हो गए। वेरीफाई करना तो पुट कर लीजिएगा 3 0 2, है ना। वेरीफाई कर लेते हैं इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन में वेरीफाई कर लेते हैं बच्चा, 3 0 2, है ना। देख लो, पुट करके कंफर्म कर लोगे आप आंसर। तीनों में पुट करके चेक करना। हम तो कंफर्म है कि सही है, हम कोई एक में चेक कर लेते हैं। चलो इसमें चेक कर लेते हैं, 3 0 2, हम तो कंफर्म है, लेकिन आपको तीनों में चेक करना है। देखो किसी में हम चलो पुट करते हैं, चलो पहले में ही पुट कर लो। 3, ये तो 0 बाई को जो रखो 0 हो गया, और जेड में कितना रखा? 3 नीचा हो जाएगा, तो 6 3 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें रखो, बाई तो 0 हो जाएगा, 3 और 2 5 आ रहा है, सही आ रहा है। इसमें भी देख लो, 3 दूनी 6, और 4 2 घटा दोगे 4 आ रहा है, सही आ रहा है। क्लियर है? चलो, आपको मजा आ गया होगा फिर पढ़ के, है ना। अब थोड़ा सा इसमें देखो ट्विस्ट कैसे करा जाता है, उसको देख लेते हैं। इसको खत्म आज का, ठीक है। देखना, इसमें क्वेश्चन में जब देगा ना, तो ऐसे करके दे देता है, x5 ऐसे दे देगा, तो इसको कैसे बनाओगे? इसमें क्वेश्चन में ऐसे कभी दे देगा आपको, ऐसे इस तरह से 7 8 और 5, तो आपको कैसे करोगे? मैट्रिक्स मेथड से कैसे करोगे? तो इसमें आपको देखना है कि वेरिएबल कितने बचे, एक्स वाई जेड 3 वो आए हैं ना, तो 3 तरह से अरेंज कर लीजिए ना। तो एक्स वाई से कोफिशिएंट से जब बनाओगे मैट्रिक्स, फिर इस तरह से नहीं बना, स्क्वायर मैट्रिक्स से ना बनाना होता है। तो इसके लिए अरेंज करना एक्स वाई जेड के टर्म में, क्योंकि 3 वेरिएबल आया, तो इसको अरेंज ऐसे करना है। एक्स आया है, वाई आया है, जेड नहीं है इसमें, वो इधर तो आया ना, तो तीनों पर 0 इंटू जेड कर लीजिएगा, 0 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। इस तरह से इसमें एक्स गायब है, तो 0 इंटू एक्स कर लेना, है ना। अरे ये जेड है, जेड रहने देना 8। इसमें कौन गायब है? एक्स तो है, बाद में पहले कर लिए। बाई गायब है, 0 इंटू बाई कर लेंगे, जेड है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, कोई फर्क पड़ेगा ना। आप देखो शकल सेम हो गया। आप जैसे बनाते हो बना लीजिएगा, जिस तरह से आप बनाते हो, कोफिशिएंट तैयार करते हो, है ना। जैसे आप समीकरण बन गया, जैसे आप बनाते हो वैसे कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? यानी जो मिसिंग रहेगा आप दे, है ना, उसको 0 इंटू कर लेना। और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 1/x, या तो ऐसे कर लेगा, 2/x प्लस 3/y प्लस 4/z बराबर 5, फिर 6/x माइनस 7/y प्लस 8/z बराबर 7, 7/x माइनस 2/y प्लस 1/z, है ना, बराबर 8। ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा था, मान लो, तो कैसे करोगे सोल्व, है ना। एक्स वाई जेड का कैसे एलसीएम लोगे? नहीं, माथा खराब हो जाएगा। वेरिएबल क्योंकि बट्टा में देखिएगा, कांस्टेंट बट्टा में रहे तो कोई लफड़ा नहीं, वेरिएबल बट्टा में को बनाने का तरीका देखो क्या होता है। इसको है ना, किताब में ऐसे रह सकते हैं, ज़्यादा घुमाएगा तो देखिएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको आप अगर ध्यान से देखो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1/x लिख सकते हो, 2/x ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको देखो तो 3 इंटू 1/y लिख सकते हो, है ना। और इसको देखो तो सबको ऐसा करके लिख सकते हो, 4 इंटू 1/z लिख सकते हो। इसमें भी वो सही करके लिख सकते हैं, यानी सब में हम बोल सकते हैं 1/x 1/y 1/z है। इसमें भी 1/x 1/y है, 1/z है। इसमें भी 1/x 1/y है ना, तीनों में कॉमन चीज़ है। तो हम क्या करेंगे ना, जो बट्टा जो खेल रहा है, वेरिएबल ही लफड़ा डाल रहा है, इसको हम करेंगे क्या ना, कुछ मान लेंगे तीनों को जो बिना बटा करे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। 1/x को ना ए कर लेते हैं, कुछ नया वेरिएबल मान लो, 1/y को आप मान लो
बी और 1/z को क्या मान लो सी। तो अब कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, जब मान लोगे तो ये पूरे इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये है ना, देखो 2/2 a आ जाएगा, क्योंकि इसको a ना मान लिए हो तो 2a बन जाएगा, प्लस था ना ये 3b बन जाएगा, बट्टा वाला हट के ये 4c बन जाएगा, बराबर 5 रहेगा। ये भी सही बन जाएगा, 6a बन जाएगा, -7b बन जाएगा, प्लस 8c बन जाएगा, बराबर 7। ये क्या बन जाएगा, 7a -2b प्लस 1c बराबर 8। ठीक है। और आपको पता है ये जो एक्स वाई जेड में ना देखे समीकरण, एक्स ए बी सी में आ गया, तो बनना तो वही है, तरीका वही है। ए बी सी का कोफिशिएंट से आप मैट्रिक्स बनाओगे तो ये बनाते थे हम लोग। अरे एक्स वाई जेड वेरिएबल से बनाते थे, एक है ना कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, तो ए बी सी है वेरिएबल के रूप में, तरीका वही रहेगा। जैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर क्या है, ए बी सी है। तो आप यहाँ से हल करके जो यहाँ पर एक्स वाई जेड का आंसर आता था, यहाँ से आपको ए बी सी का मिल जाएगा। ए बी सी का आप मान लो कुछ मिल गया, यहाँ पर मान लेते कुछ मिल गया आंसर, है ना, कुछ मान लेते हैं 5 आ गया, इच्छा आ गया, मान लेते हैं ऐसा कुछ आंसर सोल्व करके आ गया, ऐसा 5 6 7 आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया, है ना। तो ए बी सी का वैल्यू अगर मान लो आ गया तो क्या दिखेगा, तो आपको एक्स का वैल्यू नहीं निकालोगे, 1/x है बराबर ए का वैल्यू मान लो 5 आ गया निकल के, तो उधर से 5 आ गया तो 5 बैठा लोगे, तो फिर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 5, 1/5। यहाँ एक्स का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर मान लो कि 1/बी का वैल्यू मान लो 6 आता उधर से निकल के, तो 6 बैठा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से बाई का वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं, बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 6 बटा में आ जाएगा, 1/6 आ जाता है। और यहाँ से मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मान लेते हैं 1/3 आ जाता है, सी का वैल्यू कितना आ जाता है निकल कर 1/3। ठीक है, ये 2/3 आ जाता है। ठीक है, 2 बटा मान लो 3 आ जाता है उधर से, तो उल्टा कर लेते हैं, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जेड ऊपर जाकर Z/1 यानी जेड हो जाता है, ये भी उल्टा हो जाता है 3/2, इन्हें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ठीक है, तो आ जाता आंसर XYZ। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, तो ये प्रोसीजर है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो लफड़ा नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे रिवीजन पे। ठीक है, बार बार कभी आएंगे तो मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन उठा लेंगे, ऐसे है ना, रिवीजन चलते रहेगा। तो अभी बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और इतना करवा दें कि इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, चलो बच्चा, ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म। तो एक इसके बाद आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक लास्ट, उससे इन्वर्स एक तरीके से और निकाला जाता है। हम लोग इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालना जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं एडजॉइंट मेथड से। एक और मेथड से इन्वर्स निकाला जाता है, जिसको नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो वो लास्ट आपको बनेगा लेक्चर, और बहुत छोटा, ज़्यादा नहीं, उसको डिटेल सिखाने के लिए अलग साइड किए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को कॉम्प्लेक्स लगता है वो, कि बस 1 घंटे का वीडियो रहेगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एकदम आसान कर देंगे एकदम। ठीक है, तो ठीक है बाबू, थैंक यू, मेरे साथ स्मार्ट अप्रोच के लिए जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते हैं और वायरल करें। ओके, थैंक यू।